नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल हासिल ज़िंदगी है तो, जिसकी राइटर है मरियम अज़ीज़, उसकी ये दूसरी और आखिरी किस्त है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। लेकिन उससे पहले मैं बताती चलूँ कि आप लोग अगर वोटिंग कर रहे हैं नमल की तो कर लीजिए जल्दी जल्दी से। 2%, जस्ट 2% रहता है। किसी के भी मोबाइल को पकड़ कर आप लोग वोटिंग कर लीजिए नमल के लिए, ठीक है। मैं या फिर तो इस चैनल पर अपलोड करूँगी या फिर हो सकता है मैं किसी और चैनल पर अपलोड कर दूँ, तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन मी। तो आप लोग बस वोटिंग कीजिए जल्दी से जल्दी। 2%, जस्ट 2% रहता है। 2 दिन हैं आप लोगों के पास और आप लोग किसी के भी सेल फ़ोन को पकड़ कर वोटिंग करें, वो आप पर डिपेंड करता है। कि अब जाहिर सी बात है, मैंने 70% कहा था तो 70% ही होंगे तो तभी मैं नावल पढ़ सकूँगी। जस्ट 2% ही रहते हैं। तो आप लोगों ने करना ये है कि घर में जितने भी सेल फ़ोन्स हैं आप लोग उनको लीजिए। और मैं ये उन लोगों को भी कहूँगी जो नहीं चाहते कि वो ना पढ़ें, तो ये भी कर लीजिएगा कि साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो साथ में सब्सक्राइब भी करे और साथ में वोटिंग भी कर ले नमल नावल के लिए। अगर कोई भरपूर तरीके से चाहता है कि बिल्कुल ना पढ़ा जाए, कोई और नावल पढ़ा जाए, तो वो भी उतनी ही शिद्दत से वोट कर सकता है जितनी शिद्दत से वो पर्सन करता है कि जिसको चाहिए कि उसने नमल सुनना है। तो ये टोटली आप लोगों पर डिपेंड करता है। आप लोग चाहते हैं तो मैं पढ़ूँगी, अदरवाइज़ नहीं। आज 30 है तो कल 31 है। आप लोगों के पास ओनली 2 डेज़ है, तो इसके बाद फिर मैं देखूँगी। अभी मैंने देखा है तो 68% लोग चाहते हैं और बाकी वाले जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि पढ़ा जाए। अभी भी रेशियो ज़्यादा ही है उन लोगों की जो लोग चाहते हैं कि पढ़ा जाए। तो बस आप लोग वोटिंग कीजिए और मुझे बताइए। तो आइए इस आखिरी एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। पापा से कहिए मेरा गला दबा दे, लेकिन मेरे साथ ये जुल्म ना करें। मैं किसी अनपढ़ के साथ सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। एक शख्स जिसे मैं जानती नहीं, देखा तक नहीं, जिसे मैं पसंद नहीं करती, कैसे उसके साथ ज़िंदगी गुजारूंगी? मैं मर जाऊंगी बाजी। वो उसके हाथ पकड़कर रोते हुए मलतजी अंदाज में बोली। तो नाजिया ने अपने हाथ छुड़वाकर उसके आगे जोड़ दिए। हम पर रहम करो ज़मीना। पापा की जितनी बेइज्जती करवानी थी तुम करवा चुकी हो, अब वही करो जो वो कह रहे हैं। माँ बाप से ज़्यादा सही फ़ैसला और कोई नहीं कर सकता। नहीं, मैं नहीं करूँगी, वो आंसू साफ करते हुए ज़िद्दी लहजे में बोली। पापा की तबीयत कल से बहुत ख़राब है। ये ना हो तुम्हारा इनकार उन्हें किसी बड़ी तकलीफ़ में मुब्तला कर दे। बेहतर है तुम खुद को इस निकाह के लिए तैयार कर लो, क्योंकि ये तय है कि वो लोग जुमे को आ रहे हैं। वो ये कहकर उसके आगे से ट्रे उठाकर ले गई थी। वो माँ के पास गई, उनकी मिन्नत की थी और जैसे कहेंगे वो करेगी, लेकिन उसका MBA मुकम्मल होने दे। लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने का रवादार नहीं था। सोनिया निकाह का जोड़ा और ज्वेलरी बेड पर रखकर चली गई थी। वो कितनी देर उस जोड़े को देखती रही। अपनी शादी को लेकर उसके कितने अरमान थे, सब खाक हो गए। सुर्ख जोड़े में उसे अपने अरमानों का खून नज़र आ रहा था। उसने नाजिया को हर चीज़ के लिए मना कर दिया था। ना उसने मेहंदी लगवाई थी और ना ब्यूटी पार्लर जाने की हामी भरी थी। लेकिन इसके मना करने के बावजूद नाजिया ने अपनी दोस्त को बुला लिया था जो ब्यूटिशियन थी। उसके मना करने पर इमराना उसे एक तवील लेक्चर देकर गई थी, जिसका लबलुबाब उनकी इज्जत, रिश्तेदारों का ड्रावा वगैरह वगैरह। वो खामोशी से आईने के आगे जाकर बैठ गई। नाजिया के दोस्त के हाथ बड़ी तेज़ी से उसके चेहरे पर चल रहे थे। अपना चेहरा देखते हुए एक पल के लिए उसकी आंखें भर आई थी। कैसे वो नाजिया और सोनिया को बताती थी कि अपनी शादी पर वो शहर की बेहतरीन ब्यूटिशियन से तैयार होगी। लेकिन अब उसने शीशे में से एक नज़र नाजिया की दोस्त को देखा और तेज़ी से पलकें झपक कर आंसू अंदर उतारे। बहुत प्यारी लग रही हो ज़मीना, नाजिया के दोस्त ने तनकीदी नज़रों से उसे देखते हुए तारीफ़ की थी। तभी नाजिया तेज़ी से अंदर आई थी और बड़ा सा जाली का कामदार दुपट्टा उसके ऊपर डालकर उसका चेहरा ढांप दिया था। पापा, फुफ्फू, ताजी के साथ फरहान भाई और निकाह ख्वाह अंदर दाखिल हुए थे। उसकी हथेलियों में पसीना उतर आया था। ज़मीना गफूर वल्द गफूर असगर, आपका निकाह तलाल अहमद वल्द अहमद जमाल से बावज़ 5 लाख हक महर तय पाया है। क्या आपको कबूल है? उसने सुर्ख दुपट्टे के पीछे से नज़रें उठाकर पाप को देखा, जो मुस्तरिब अंदाज में अपने हाथों को जकड़े हुए थे। कबूल है, वो जैसे थक कर बोली और गफूर साहब की अटकी हुई सांस बहाल हुई थी। वो जल्दी से बाहर निकल गए थे। बाकी कमरे में मौजूद लोगों ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे दुआएं दी थी। कमरा खाली हो गया तो हर सू खामोशी छा गई, लेकिन कमरे से ज़्यादा उसे दिल की खामोशी महसूस हो रही थी। वो वैसे ही सर झुकाए बैठी रही। दरवाज़ा खुला था। इमराना, नाजिया और सोनिया के साथ ज़रमीना बेगम अंदर आई थी। उन्होंने करीब आते ही दुपट्टा हटाकर उसका चेहरा देखा था। माशाल्लाह कहने के साथ उन्होंने उसकी पेशानी चूमी थी। करोड़ों में एक है मेरी बहू, वो खुशी से कह रही थी। सदा सुहागन रहो, वो एक बार फिर उसका सर चूम कर बोली और दुपट्टे से दोबारा उसका चेहरा ढांप दिया।
सब बारी बारी मुबारकबाद देने आ रहे थे, जिसे उसकी सास खुश दिली से कबूल कर रही थी। मूवी भी बन रही थी और तस्वीरें भी खींची जा रही थी, लेकिन जो मेहमान खसूसी थे उसका चेहरा ढका हुआ था। अब स्टेज पर उसके माँ बाप, बहनों के साथ ताया और फूफो की फैमिली भी थी। तभी मुबारकबाद देने के बाद ताई जी ने अपना मुँह खोला। आपा, आप नाजिया की शादी पर आई थी, तब तो भिनक तक लगने नहीं दिया आपने कि आपका कोई ऐसा इरादा है। और तो और हफ्ता पहले गफूर मियाँ आए थे, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। ये अचानक ऐसी कौन सी इमरजेंसी हो गई थी? ताई जी की बात पर गफूर साहब का रंग उड़ा था। उन्होंने घबराकर ज़रमीना आपा का मुंह देखा, जो मुस्कुरा रही थी। गफूर की तीनों बेटियां मुझे शुरू से बहुत पसंद है और नाजिया की शादी पर मीना को देखकर मैंने फ़ैसला कर लिया था, मेरे सोने आंगन में यही मीना चहकेगी। तभी मैंने गफूर से बात कर ली थी। वो तो अभी शादी नहीं करना चाहता था, मैंने ही जोर दिया। मुन्ना तो काम पर चला जाता है, मैं सारा दिन इतने बड़े घर में बुखलाई बुखलाई फिरती हूँ। बहू आ जाएगी तो रौनक हो जाएगी, मेरा दिल भी लग जाएगा। इसीलिए मैंने गफूर पर जोर दिया, सादगी से निकाह कर दे, वलीमा हम शानदार कर लेंगे। यानी वो उसे अपना दिल बहलाने के लिए लेकर जा रही थी। सारी बात में उसे बस यही सुनाई दिया था। चले अच्छा है, गफूर का बोझ कम हुआ। अब अगले माह नौशी की शादी है, लेकिन हम सारे फंक्शन कर रहे हैं, आपने ज़रूर आना है। ज़मीना और तलाल को भी ज़रूर लेकर आना है। वैसे भी ज़मीना तो नौशी की बड़ी अच्छी दोस्त है। ये आवाज़ ताया जी की थी। अल्लाह अच्छे नसीब करे। वैसे नौशी नज़र नहीं आ रही। अब पता तो नहीं था ना कि अचानक ज़मीना का निकाह हो जाएगा। उसका पहले से अपनी सास और नंद के साथ शॉपिंग का प्रोग्राम था। उनके साथ लाहौर शॉपिंग के लिए गई है। बड़े अच्छे लोग हैं, हर चीज़ नौशी की पसंद की ले रही हैं। अब के ताई जी ने यह बताना ज़रूरी समझा था। चलो अच्छी बात है, ज़रमीना बेगम ने कहकर बात ख़त्म कर दी थी। रुखसती के वक्त सभी उसके गले लगकर आबदीदा हो गए। सिर्फ वही थी जिसने एक आंसू नहीं बहाया था। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। अगली सीट पर तलाल और उसका दोस्त था जो कार ड्राइव कर रहा था, जबकि पिछली सीट पर वो और ज़मीना बेगम थे। भूख की वजह से और कुछ असाबी थकन की वजह से उसे चक्कर आ रहे थे। गाड़ी में एसी चल रहा था, लेकिन फिर भी उसे पसीना आ रहा था। मुन्ना और कितनी देर है? उसके दिल की बात ज़रमीना बेगम ने पूछ ली थी। बस थोड़ी देर है। गाड़ी में भारी और गमगीन आवाज़ गूंजी तो ज़रमीना ने बेसाख्ता गहरा सांस लिया। साथ बैठी ज़रमीना बेगम ने चौंक कर उसे देखा। थक गई है मेरी बेटी, कहने के साथ उन्होंने उसका हाथ थामा जो बेहद सर था। तबीयत ठीक है तुम्हारी? उन्होंने परेशानी से पूछा तो अगली सीट पर बैठे तलाल ने मुड़कर देखा और फिर अपने दोस्त की मुस्कुराहट महसूस करके चेहरा वापस मोड़ लिया। मैं ठीक हूँ। उनके मुसलसल इस्तफार पर उसे बोलना पड़ा। शीशे खोल दो आंटी, तलाल के दोस्त ने कहते हुए बटन दबाकर शीशे नीचे कर दिए थे। ठंडी खुशगवार हवा अंदर दाखिल होते ही जैसे उसे सुकून मिला था। इर्द गिर्द शायद खुली जगह थी, जबकि हवा काफ़ी सर्द थी। कुछ देर बाद गाड़ी रुक गई थी। उसने जाली की ओर से देखा। वो एक बड़ा सा हवेली नुमा घर था जो मुकम्मल तौर पर लाइटों से सजा था, बल्कि घर के अतराफ और दूर तक जो सड़क जाती थी वो भी रोशनियों से सजी थी। गाड़ी रुकते ही काफ़ी लोग गेट से बाहर निकलकर गाड़ी तक आए थे। आओ बेटा, ज़रमीना बेगम ने उसका हाथ पकड़कर उसे कार से बाहर निकलने में मदद दी थी। ज़रमीना ने दोनों को साथ खड़ा करके उनके सर से कहीं नोट पार कर साथ खड़ी औरत को दिए थे। साथ ही ज़बरदस्त फायरिंग शुरू हो गई थी। वो जो अपने ध्यान में थी, बड़े बेसाख्ता अंदाज में साथ खड़े तलाल के बाजू को पकड़ा था। उसकी ये हरकत बड़ी बेसाख्ता थी। तलाल ने चौंक कर उसके झुके सर को देखा और मुस्कुराकर सामने नज़र डाली। उसके सामने गन लिए उसके दोस्त मुस्कुराती नज़रों से उसे देख रहे थे। हाँ, भाभी ने अभी से भाई को काबू कर लिया है। अपने दाएं तरफ से मुस्कुराती जताती आवाज़ पर ज़मीना को अपनी हरकत का एहसास हुआ था। उसने ना सिर्फ उसका बाजू छोड़ा था, बल्कि 2 कदम दूर हटी थी। इसे अंदर तो आने दो, अभी से शुरू हो गए तुम लोग। ज़रमीना बेगम की मुस्कुराती आवाज़ पर उसका सर मज़ीद झुक गया था। गेट के पास पहुंचकर उन्होंने दोनों को रुकने का इशारा किया। 2 हट्टे कट्टे बकरे उसकी नज़रों के सामने आए थे। वो बेसाख्ता डर कर पीछे हटी। उसका लहंगा शायद हील में अटका था, इससे पहले वो गिरती। साथ खड़े शख्स ने एक बार फिर उसे संभाल लिया था। अब की बार चारों तरफ से कहकों की आवाज़ सुनकर उसका दिल चाहा ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। तलाल, तुम्हारी बीवी तो बड़ी डरपोक है। एक तेज़ चुपती तंजी आवाज़ उसके कानों से टकराई तो उसने गुस्से से अपना निचला होंठ कुचला। चुप कर जाओ सना। ज़रमीना बेगम का अंदाज तनबीही था। चलो बेटा, उसको हाथ लगा दो ताकि यतीम खाने भिजवा दूँ। ज़रमीना बेगम की आवाज़ पर उसने डरते डरते उन काले बकरों को देखा जो सर उठा उसे ही घूर रहे थे। भाभी डर गई हैं, तलाल रेडी रहो। एक मर्दाना शरारती आवाज़ आई तो सब फिर हंस पड़े थे। चुप रहो अब्बू बकर, ज़मीना बेगम ने घूर कर उसे खामोश करवाया। मुन्ना, मीना का हाथ पकड़कर बकरे को लगवाओ। ज़मीना ने उस हुक्म पर गहरा सांस लिया। अब वो हाथ खींचकर मजीद सबको हंसने का मौका नहीं देना चाहती थी। तलाल ने बड़े आराम से उसका हाथ पकड़कर दोनों बकरों के सर पर रखा था। नूरा, भाभी भाई के लिए जूस लेकर आ, ज़रमीना बेगम ने किसी से कहा था। बेजी, अब तो भाभी का मुखड़ा दिखा दे, कब से इसी इंतज़ार में बैठे हैं। नूरा की बेतकल्फ़ी से लगता था वो ज़रमीना बेगम की कोई करीबी रिश्तेदार है। और भी ऐसी ही फरमाइशी आवाज़ें उठी थी। अच्छा बाबा, ज़रमीना बेगम अनसी थी।
मुन्ना बेटा तुम हटाओ अपनी दुल्हन का घूंघट। इस बात पर वहाँ शोर शुरू हो गया था, जबकि उन बेतुकी रस्मों पर ज़मीना का दिल चाह रहा था अपना घूमता सर दीवार पर दे मारे। वो अपनी सोचों में गर्क थी जब सुर्ख जालीदार दुपट्टा उसके सर से सिरक गया था। मुझे उकताई हुई बैठी थी, इतनी सारी पुरशौक नज़रें महसूस करके सर मज़ीद झुका गई। बहुत प्यारी हैं भाभी बेजी, नूरा सबसे पहले बोली थी। बहुत मुबारक हो मेरे भाई। अबू बकर ने दाद देती नज़रों से तलाल को देखा, जो सबकी मौजूदगी की वजह से अभी तक उसे देख नहीं सका था। सो मुस्कुरा कर रह गया। अच्छा, अब बाकी बातें कल कर लेना, अभी मेरे बच्चों को आराम करने दो। नूरा भाभी को कमरे में ले जाओ। नूरा उसे बेड के दरमियान में बिठाकर अब उसका लहंगा फैला रही थी। वो खामोशी से उसे देख रही थी। वो 18-19 साल की दुबली पतली लड़की थी जो अपना काम करते हुए चुपके से एक नज़र उस पर भी डाल लेती थी। आपको भूख तो नहीं लगी? कुछ लाऊं आपके लिए? उसने पूछा तो भी बहुत भूख होने के बावजूद उसने सर नफ़ी में हिलाया। अगर आपको भूख लगे तो वहाँ टेबल पर फ्रूट्स और बिस्किट भी हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ और चाहिए हो तो तलाल भाई को बता दे, मैं भिजवा दूंगी। चकराते सर के साथ उसने बामुश्किल सर उठाया। उसके जाते ही उसने दोनों हाथों से सर थाम लिया था और वो जो सुबह से जब्त करके बैठी थी अब उसे रोना आ रहा था। आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ पापा, वो दिल में उनसे शिकवा करने लगी। आपने अपनी मर्ज़ी कर ली, मैं भी अब अपनी मर्ज़ी करूँगी। निकाह करने से मैं किसी की मलकियत नहीं हो गई। वो लहंगा समेटकर बेड से नीचे उतर आई। उसने नेम अंधेरे कमरे में बाथरूम तलाश करना चाहा। अगर बाथरूम कमरे में ना हुआ तो उस ख्याल के आते ही वो रुहान सी होकर रह गई। तभी दरवाज़ा खुला था। उसने चौंक कर देखा। अंदर आने वाले ने दीवार पर लगे स्विच बोर्ड पर हाथ मारकर लाइट ऑन कर दी थी। सारा कमरा पल में रोशनियों से नहा गया था। ज़मीना की नज़रें बेख्तियार सामने खड़े शख्स पर गई थी। वो काफ़ी लंबा चौड़ा मर्द था। सफ़ेद शलवार कमीज़ में उसका कद और जिसामत मज़ीद नुमायाँ हो रहे थे। उसके चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी थी। वो गहरी नज़रों से उसे देखता हुआ उसकी तरफ बढ़ा था। अपनी तरफ आता देखकर उसके हवास मुख्तल होने लगे थे और अगले ही पल वो चकरा कर बेड पर गिरी थी और वो जो उसके यूं देखने पर मुस्कुराहट दबाए उसकी तरफ बढ़ा था, उसको आंखें बंद करते और फिर बेड पर गिरते देखकर एक पल के लिए हैरान हुआ और फिर तेज़ी से चलता उसके करीब आया। ज़मीना। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने अजनबी नज़रों से छत को देखा और फिर जैसे याद आने पर तेज़ी से उठी, लेकिन उठते ही सर चकरा कर रह गया। उठ गई मेरी धी? ज़मीना बेगम की आवाज़ पर उसने चौंक कर दाएं तरफ देखा, जहां वो उसके सरहाने बैठी मुस्कुरा रही थी। उसने किनकियों से पूरे कमरे का जायज़ा लिया। वो नहीं था, वो कल वाले कपड़ों में थी, बस जेवर और दुपट्टा गायब थे। कल तुम बेहोश हो गई थी, मुन्ना परेशान हो गया तो मुझे बुला लाया। मैं रात को तुम्हारे पास ही थी। रात को नूरा कमरे में चली गई थी तो मुझे मुनासिब नहीं लगा कि उसे जगाऊं, वरना वो तुम्हारे कपड़े तब्दील करवा देती। ज़मीना ने बेसाख्ता झरझरी ली। नहीं, आपने अच्छा किया। तुम नहा लो, मैं नाश्ता लगवाती हूँ, बल्कि एक कमरे में ही भिजवा देती हूँ। तुम और मुन्ना इकट्ठे कर लेना। परसों से उसकी तबीयत भी ख़राब है। जो सूट उसके हाथ आया वो उठाकर वो बाथरूम में घुस गई, लेकिन बाथरूम इतना बड़ा और ख़ूबसूरत था कि वो दरवाजे के पास ही रुक गई। उसे लग ही नहीं रहा था वो किसी गांव में है। मुतासिर होने का वक्फा बहुत मुख्तसर था। वो सर चटक कर बाथ टब की तरफ बढ़ गई। बाहर आई तो नूरा टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। पूरी टेबल मुख्तलिफ लवाजमात से भरी हुई थी। एकदम उसकी भूख चमक गई थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, नूरा उसे देखकर बोली तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। तभी दरवाज़ा खोलकर वो अंदर आया था। उसकी नज़र उस पर पड़ी थी जो दुपट्टा लापरवाही से एक साइड पर डाले, बाल खुले, ऐसे ही उसे देख रही थी। उसके मुसलसल देखने पर उसने बेसाख्ता दुपट्टा खुद पर फैलाकर सर को ढांप लिया था। भाई कुछ और चाहिए तो बताइएगा। उसके सरस बात में लाने पर नूरा बाहर चली गई थी। वो वहीं सोफे पर बैठ गया जबकि वो अभी तक खड़ी थी। नाश्ता ठंडा हो रहा है। उसे यूं ही खड़ा देखकर उसे बोलना पड़ा। मीना ने झुकी नज़रों से उसे देखा जो ब्रेड जैम पर लगा रहा था। वो छोटे छोटे कदम उठाती सोफे के बिल्कुल करीब पर किनारे पर जाकर बैठ गई। उन दोनों के दरमियान इतना गैप था कि वो बासानी दो लोग और दरमियान में आ सकते थे। तलाल ने एक नज़र मौजूदा फासले को देखा और दूसरी नज़र उस पर डाली जो सोफे पर सुकड़ी सिमटी बैठी थी। मुझे भूख लगी है, लेकिन इतनी नहीं लगी कि तुम्हें खा जाऊँ, वो ब्रेड प्लेट में रखता हुआ बोला। सो आगे आ जाओ। उसने अपने करीब सोफे पर हाथ रखकर इशारा किया, लेकिन ज़मीना वैसे ही बैठी रही। अगर मैं आगे आया तो फिर मुझे पीछे करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। उसकी बात पर ज़मीना का हलक खुश्क हो गया था। वो एक पल ज़ाया किए बगैर थोड़ा खिसक कर आगे हुई थी। मौजूदा फासला कुछ कम हो गया था। तलाल की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। उसने प्लेट उसके आगे खिसकाई और थोड़ा सा ऑमलेट भी उसकी प्लेट में रखा। इसे ख़त्म करना है। उसने मज़ीद 2 सेंके हुए स्लाइस उसके आगे रखे। अब वो उसके लिए चाय बना रहा था। दोनों के दरमियान अब खामोशी थी। तभी दरवाज़ा खोलकर ज़मीना बेगम अंदर आई थी। अस्सलाम वालेकुम। वो उनको देखकर खड़ा हुआ और सर उनके सामने झुकाया। जीते रहो, सदा सलामत रहो। उसके सर पर हाथ फेरते हुए वो मुस्कुराई थी। बेटा, थोड़ी देर बाद तैयार होकर बाहर आ जाना। गांव की औरतें आई हैं तुमसे मिलने। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को क्यों कहने से रोका था और दिक्कत से सर हिलाया।
और मुन्ना, बहू कुछ देर बाहर मेरे पास होगी, तुम आराम कर लेना, फिर शाम में मीना को साथ शहर ले जाना और उसकी पसंद का जोड़ा और जेवरात भी ले देना। और बेटा, तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। वो फिर उसे याद दहानी करवा कर बाहर निकल गई थी। वार्डरूम में भारी काम वाले सूट थे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कौन सा पहने। तभी अपने पीछे किसी का एहसास होने पर वो चौकन्ना हो गई थी। मर्दाना परफ्यूम की खुशबू उसके इर्द गिर्द फैली थी और पीछे खड़े तलाल ने आगे बढ़कर एक हैंगर निकाला। ये कैसा रहेगा? वो पीछे हटे बगैर हैंगर में लटका मैरून सूट आगे करके पूछ रहा था। ये बहुत हैवी है, वो बामुश्किल बोली। उसने लाइट पिंक और सिल्वर काम वाला सूट उसके सामने किया। मेरा ख्याल है ये लाइट है। ज़मीना ने बामुश्किल नज़र उठाकर देखा और सर हिलाकर सूट थाम लिया। अब वो उसके पीछे हटने का इंतज़ार कर रही थी। वो पीछे हटकर बेड पर जाकर बैठ गया। चलो, एक बात की तसल्ली हुई, तुम गूंगी नहीं हो, वरना कल से एक लफ्ज़ भी नहीं सुनने को मिला था। वो अब सर के नीचे दोनों हाथ रखकर लेट गया था, लेकिन फोकस उसी पर था जो अब भी अलमारी के साथ चिपकी खड़ी थी। कुछ अपने रवैये की वजाहत करोगी कि तुम मुझसे डर रही हो या शर्मा रही हो, ताकि मैं इस हिसाब से बात करूं? वो अब भी बगौर उसका चेहरा देख रहा था जो उसे देखने से गुरेजा थी। वो कोई जवाब दिए बगैर बाथरूम में घुस गई थी। वो जब तैयार होकर बाहर आई तो वो एक बाजू आंखों पर रखे शायद सो रहा था। वो दबे पाँव चलती कमरे से बाहर आ गई थी। एक लंबी राहदारी उसके सामने थी। उसके सामने और इर्द गिर्द कमरे थे। उसे पता नहीं था अब किधर जाना है। तभी नूरा बोतल के जिन की तरह हाजिर हुई थी। मैं आपको ही लेने आ रही थी भाभी, वो उसे इश्तियाक से देखते हुए बोली। बहुत प्यारी लग रही हैं। उसकी तारीफ पर वो बामुश्किल मुस्कुराए। दिमाग में तलाल का सवाल गूंज रहा था। बड़े कमरे में बेजी आपका इंतज़ार कर रही हैं भाभी। वो आगे बढ़े थे जब नूरा ने पुकारा। दुपट्टा सर पर ले लें, आप दुल्हन हैं और वहाँ गांव की औरतों के अलावा तलाल भाई के रिश्तेदार भी हैं। उसके वजाहत देने पर ज़मीना ने गहरा सांस लिया। उसे वहाँ बैठे घंटा हो गया था। सब मुख्तलिफ अंदाज में एक ही सवाल कर रहे थे कि आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी जो बेजी ने अपने इकलौते लाडले बेटे की शादी अचानक इतनी सादगी से कर दी। सास बड़ी खुशदिली से सबके सवालों का जवाब दे रही थी। उन्होंने एक बार भी उसके बाप पर इल्ज़ाम आयद नहीं किया था। उसे पापा पर गुस्सा आ रहा था जिन्होंने इतनी जल्दी करके उसकी ज़ात के लिए कई सवाल पैदा कर दिए थे। उसे लगता था उसकी बेरुखी के बावजूद उसका शौहर उसके सामने बिछा जाएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा मामला था। उसे इतनी खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की मिली थी, लेकिन उसे तो जैसे उसकी कदर नहीं थी। उसने एक बार भी उसकी तारीफ़ नहीं की थी। बेशक वो खुश नहीं थी, लेकिन वो तवक्को कर रही थी कि मुकाबिल उसके हुस्न के कसीदे पढ़ेगा, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्ट था। उसे फिर ढेर सारा रोना आया था। तभी ज़रीना बेगम की नज़र उस पर पड़ी तो वो चौंक गई। यकीनन उन औरतों की बातों ने उसे तकलीफ़ दी थी। नूरा, भाभी को ले जाओ, उन्होंने पास खड़ी नूरा से कहा। तो वो जैसे पहले ही वहाँ से भागने का सोच रही थी। जल्दी से उठी। नूरा से पहले आगे निकल गई थी। कमरे तक पहुँचते पहुँचते उसका चेहरा आंसुओं से भीग गया था। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आई तो परफ्यूम की खुशबू ने उसका इस्तकबाल किया था। उसने जल्दी से चेहरा साफ़ किया, लेकिन तलाल उसका भीगा चेहरा देख चुका था। क्या हुआ? वो परेशान होकर उसकी तरफ बढ़ा। वो सर नफ़ी में लाती आगे बढ़ी, लेकिन उसने उसका बाजू पकड़कर उसे रोक लिया था। ज़मीना को फिर से रोना आया था और वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रो पड़ी। तलाल मज़ीद परेशान हो गया था। किसी ने कुछ कहा है? वो अब उसके हाथ चेहरे से हटा रहा था। ज़मीना, अब के उसने संजीदगी से उसका नाम पुकारा। उसकी आवाज़ में पता नहीं ऐसा क्या था। उसने खुद ही दोनों हाथ हटा दिए थे। मैं ये शादी ही नहीं करना चाहती थी, लेकिन पापा ने मेरी एक भी नहीं सुनी और यूँ एक दिन में शादी की जैसे मैं कोई बहुत फालतू चीज़ थी जिससे उनको निजात चाहिए थी। पर सब पूछ रहे थे आंटी से कि इतनी इमरजेंसी में शादी क्यों की। रुचकियों के दरमियान बोल रही थी। उसको गौर से सुनते और देखते तलाल ने गहरा सांस लिया और उसे सोफे पर बिठाया। पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया और उससे कुछ फासले पर बैठ गया। हर इंसान अपनी बात कहने के लिए आज़ाद है। हम उन्हें रोक नहीं सकते। अगर उन औरतों ने सवाल किया है तो क्या बेजी ने तुम्हारे या अंकल के ख़िलाफ़ कोई बात की है? उसने सवालिया अंदाज में उसे देखा। जहाँ तक मैं बेजी को जानता हूँ, उन्होंने ज़रूर इन औरतों को मुतमईन कर दिया होगा। दूसरा, किसी माँ बाप के लिए औलाद बोझ नहीं होती। बेजी ने बड़ी इज्जत के साथ तुम्हारा रिश्ता मांगा था। उन्हें मुनासिब लगा तो उन्होंने हाँ कर दी। जल्दी उन्होंने इसलिए की कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। वो चाहते थे कि खैर खैरियत से तुम्हारी शादी हो जाए। उसके दिल में जो परेशानी थी कि पापा ने पता नहीं क्या कहकर इतनी जल्दी शादी की, उसे तसल्ली हुई थी, लेकिन तलाल के अगले सवाल ने फिर उसे परेशान कर दिया था। तुम ये शादी क्यों नहीं करना चाहती थी? वो अब सर तिरछा किए उसी पर नज़रें जमाए पूछ रहा था। मैं अभी पढ़ना चाहती थी। पापा जानते कितनी मुश्किल से उन्होंने मेरा एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में करवाया था। वो बहुत मुश्किल से मेरी फ़ीस देते थे। मैं जॉब करके उनका बोझ कम करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मेरी शादी कर दी। मेरे सारे ख्वाब अधूरे रह गए। उसकी समझ में नहीं आया कि जिस शख्स से सिर्फ एक दिन पहले मिली उससे दिल की सारी बातें क्यों कर रही थी। बस यही वजह थी शादी ना करने की, या कुछ और भी था? अब के ज़मीना ने अपनी आंखें पूरी खोलकर उसे देखा। और क्या होगा? उसने डरते डरते पूछा। ये तो तुम्हें पता होगा। वो फिर उसी से पूछने लगा।
यानी तुम्हें लगा हमें तुम्हारे मज़ीद पढ़ने पर एतराज़ होगा? उसने सवाल पर ज़मीना ने सरस बात में लाया। तलाल ने हुनकारा भरा। मुझे अंकल ने बताया था कि तुम्हें पढ़ने का शौक़ है और मैंने उन्हें कह दिया था कि मुझे तुम्हारे पढ़ने पर कोई एतराज़ नहीं। शायद उन्होंने तुम्हें नहीं बताया। ज़मीना हैरान होकर उसे देखने लगी। उसे लगा वो खुद पढ़ा लिखा नहीं तो पढ़ी लिखी बीवी उसे कम्प्लेक्स में मुब्तला कर देगी, तो वो उसे पढ़ने नहीं देगा। आपको वाकई कोई एतराज़ नहीं? वह हैरत से बोली। नहीं। और आंटी? उसने ज़मीना बेगम के मुताल्लिक़ पूछा। उन्हें भी नहीं होगा? और कुछ? अब के ज़मीना तज़ब्ज़ुब का शिकार थी। जो वो कहना चाह रही थी कैसे कहे, खुलकर वो कह नहीं सकती थी और गोल मोल लफ्ज़ों में शायद वो ना समझता। शादी एक मुकम्मल ज़िम्मेदारी का नाम है जिसके लिए मैं ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहती हूँ। यही बात मैंने पापा से भी कही थी, लेकिन वो समझे नहीं और शायद किसी और को भी समझ में ना आए। वो आंखों को मसलते हुए बोली। तलाल ने बगौर उसकी हरकत को देखा। तुम मुझे जितना बेवकूफ़ समझ रही हो ना, मैं उतना क्या, इतना सा भी नहीं। मुझे हर बात हर अंदाज़ बड़ी अच्छी तरह समझ आते। तुम सीधा सीधा कहो कि तुम चाहती हो कि मैं तुमसे दूर रहूँ। या अल्लाह! ज़मीना बेख्तियार बुड़बुड़ाई थी। यह आदमी हद से ज़्यादा साफ़गो और मुँह फटता। ज़मीना का चेहरा बिल्कुल सुर्ख पड़ गया था। इसीलिए पहले दिन तुम मुझे देखते ही बेहोश हो गई थी। वह भगो भगो कर उसे मार रहा था। ऐसा ही है ना? वह अब सर झुकाकर उसकी झुकी आंखों में देखने की कोशिश कर रहा था। नहीं, वाकई मेरी तबीयत ख़राब थी। वो नज़रें चुराती हुई बोली तो वो सीधा होकर बैठ गया। बेफिक्र रहो, मैं ज़बरदस्ती का बिल्कुल कायल नहीं। अगर तुम इस रिश्ते को कायम रखने के लिए तैयार नहीं तो मैं भी तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। टेक योर टाइम और अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। तुम्हें यहाँ मेरे या बेजी की वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। अगर तसल्ली होगी हो तो चलें, वलीमा की शॉपिंग करनी है, वो उठते हुए बोला। उसने आज ब्लू जीन्स पर लाइट ब्लू टी शर्ट पहन रखी थी। वो कितनी देर उसे देखती रही और फिर नज़रें चुरा ली। अब खुद चूज़ कर ले, मेरी तबीयत ठीक नहीं। मुझे देखकर या तो तुम बेहोश हो जाती हो या तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाती है। मसला क्या है तुम्हारे साथ? वो उसका अपनी तरफ बगौर देखना और फिर नज़रें चुराना दोनों देख चुका था। मेरी तबीयत वाकई ख़राब थी। अब के वो हल्की आवाज़ में मुनमनाई थी। उसे लग रहा था आने वाले वक्त में ये शख्स उसे टफ टाइम देने वाला है। ओके, तुम्हारी मर्ज़ी, फिर जो भी आएगा पहन लेना। उसने बिल्कुल भी अपने साथ जाने के लिए इसरार नहीं किया था। ज़मीना ने हैरत से उसे चाहता देखा। उसे लगा वो उसे इसरार करेगा, पर वो तो उसका हर अंदाज़ा गलत साबित करने पर तुला था। वह इन्हीं सोचों में गुम थी जब ज़मीना बेगम दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई। उन्हें देखकर वो खड़ी हो गई थी। क्या हुआ? मुन्ना बता रहा था तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। उन्होंने परेशानी से उसका माथा छुआ। बस आंटी, सर में दर्द है। बेटा, जिस तरह मुझे बेजी कहता है मुन्ना, तुम भी मुझे बेजी कहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। जी, वो सर झुकाकर बोली। तुम आराम करो, मैं नूरा के हाथ चाय और दवाई भिजवाती हूँ। शाम तक तबीयत भी संभल जाएगी। नूरा की सहेली है, वो मेहंदी बड़ी अच्छी लगाती है। शाम में वो भी आएगी। ढेर सारी मेहंदी लगवाना। तुम्हारे हाथ मेहंदी से सजे बड़े अच्छे लगते हैं। उन्होंने प्यार से उसके हाथों को थामा तो वो उनके प्यार पर उन्हें देख कर रह गई। सना ने ब्यूटी पार्लर से भी टाइम ले लिया है। कल 3 बजे का टाइम है, ठीक है? जी। उनके जाते वो बिस्तर पर गिर सी गई थी। बेजी उसकी हर चीज़ कितने शौक़ और चाहत से करवा रही थी। इतना तो उसके अपने घर वालों ने भी नहीं किया था। एक हल्की सी शर्मिंदगी की लहर उसके अंदर उठी थी, लेकिन ज़्यादा देर वो सोच नहीं सकी थी और नींद उस पर मेहरबान हो गई थी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो शायद बेड ग्राउंड से टेक लगाए लगाए सो गई थी। उसने दुखती गर्दन घुमाकर साइड पर देखा। बिस्तर बेशकन था, यानी वो रात को कमरे में नहीं आया। उसके माथे पर बल पड़ गए थे। उसने अपने दोनों हाथ और पाँव की तरफ देखा जहाँ मेहंदी सूख गई थी। रात को लाशऊरी तौर पर वो उसका इंतज़ार करते करते सो गई थी। अब उसे लग रहा था वो आया ही नहीं था। वो सर झटकती उठ गई थी। नाश्ता करते भी वो मतलाशी नज़रों से उसे ढूंढती रही, लेकिन वो नज़र नहीं आया। मीना बेटा, नूरा तुम्हारे साथ पार्लर जाएगी। तुम्हारा लहंगा और जेवर इस बैग में रख दिए हैं। अबू बकर तुम लोगों को छोड़ आएगा। उसे बेहद गुस्सा आया था। उसका ख्याल था वो उसे छोड़ने जाएगा। सारा रास्ता मुख्तलिफ सोचों में कटा था। पार्लर पहुँचकर जब वो चेंजिंग रूम में आई तो सिल्वर ग्रे कलर की मैक्सी देखकर उसकी आंखें खुल गई थी। वो इतने खूबसूरत ड्रेस का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। ब्यूटिशियन ने जेवरात पहनाने के बाद दुपट्टा सेट किया तो शीशे में नज़र आता अपना अक्स देखकर वो दंग रह गई थी। हाय भाभी, आप तो बिल्कुल परी लग रही हैं। उसके पीछे खड़ी नूरा उसे देखते ही मशहूर होते अंदाज में बोली। एक खूबसूरत मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई थी। अब देखती हूँ कैसे मुझे इग्नोर करते हो, वो तसव्वुर में तलाल को मुखातिब करके बोली थी। भाभी चलें, गाड़ी आ गई है। वो बड़ी नज़ाकत से चलती हुई बाहर आई थी। उसे लग रहा था वो आज सारी दुनिया को हैरान कर देगी, लेकिन बाहर निकलते ही वो खुद इतनी हैरान हुई कि कदमों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उसके सामने तलाल था, ब्लैक टू पीस, ग्रे टाई लगाए, क्लीन शेव चेहरा, बालों को जेल से सेट किया। वो अपने सामने लंबे कद और मजबूत जसामत की वजह से पहले ही शानदार लगता था, लेकिन वो इतना हैंडसम था ज़मीना को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था।
भाभी चले ना, रुक क्यों गई? नूरा ने उसे मुराकबे से बाहर निकाला था। अपनी उस बेइख्तियारी पर उसे खुद पर गुस्सा आया था। वो जो बिजली उस पर गिराना चाह रही थी वो खुद उस बिजली का शिकार हो गई थी। उसकी गाड़ी के करीब आते ही उसने पिछला दरवाज़ा खोला था और उसके बैठते ही बंद कर दिया और खुद अगली सीट पर जाकर बैठ गया। तारीफ़ का एक जुमला तो बोल ही सकता था, ज़मीना ने दिल में कहा। शानदार होटल के सामने उनकी गाड़ी रुकी और उससे भी शानदार तरीके से उनका इस्तकबाल हुआ था। चारों तरफ से फूलों की पत्तियां उन पर गिर रही थी और एकदम हॉल में अंधेरा छा गया था। एक स्पॉटलाइट उन पर फिक्स हो गई थी। इतनी नज़रें खुद पर महसूस करके वो कुछ कंफ्यूज हो गई थी। ऊपर से सारे मूवी और कैमरामैन अपनी फरमाइशें करना शुरू हो गए थे। तलाल भाई, भाभी का हाथ पकड़ लें और आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाइए। उनके कहने पर तलाल ने उसका सर्द हाथ थाम लिया था, जबकि उसके हाथ थामने पर जैसे ज़मीना को ढाढ़स मिली थी। उसे उसका हाथ पकड़ना बुरा नहीं लगा था। उस स्टेज पर आई तो बैठते ही सबसे पहली नज़र सामने टेबल पर बैठे अपने माँ बाप और बहनों पर गई थी, जिनके चेहरों की खुशी देखकर वो गहरा सांस लेकर नज़रें झुका गई। खाना शुरू हुआ तो फोटोग्राफर उन्हें फ़ोटोशूट के लिए ले गया। वो जो शादी पर फ़ोटोशूट ना होने का अफसोस कर रही थी, इतने बोल्ड फ़ोटोशूट पर उसके कानों से धुआं निकलने लगा था। फोटोग्राफर ने जब तलाल को एक हाथ उसकी कमर पर और दूसरा उसके चेहरे पर रखने को कहा और उसे तलाल की आंखों में देखने का कहा तो उसे लगा अब तो वो ज़रूर बेहोश हो जाएगी। फोटोग्राफर जितना नज़दीक जाने को कह रहा था वो उतना झिझक रही थी। तुमने एक ही दिन में भाभी को इतना डरा दिया है? अबू बकर जो फोटोग्राफर के साथ अंदर आया था तलाल के करीब आकर सरगोशी के अंदाज में बोला तो तलाल अब्रू अचकाकर ज़मीना को देखा। क्या वाकई ऐसा है? वो उसे पूछ रहा था। वो अब भी उसकी कमर में हाथ डाले खड़ा था। मेरा ख्याल है काफ़ी तस्वीरें हो गई हैं। उसकी रूहानी सी शक्ल देखकर तलाल ने फोटोग्राफर को मज़ीद तस्वीरों से मना कर दिया था। रस्म के मुताबिक उन दोनों को ज़मीना के घर जाना था, लेकिन तलाल ने माजरत कर ली थी। उसे कोई ज़रूरी काम था। न जाने क्यों ज़मीना को बुरा लगा था। वो उससे नाराज़ हो गई थी और उसकी तरफ देखे बगैर वो गाड़ी में बैठ गई थी। आज नौशी की बारात थी और बेजी ने अब तक उसके कपड़े नहीं भिजवाए थे। झुंझलाहट के मारे उसका बुरा हाल था। तभी सोनिया अंदर आई थी। तलाल भाई आए हैं। वो जो किताब लिए बैठी थी तेज़ी से उठी और फिर बाहर आकर उस पर नज़र पड़ी तो उसे याद आया कि वो उससे नाराज़ है। वो धीरे से सलाम करके वापस मुड़ के गफूर साहब ने बगौर उसकी ये हरकत देखी थी। ये लो तलाल भाई, तुम्हारे लिए कपड़े लाए हैं, तैयार हो जाओ, क्योंकि वहीं से उन्होंने वापस जाना है। मतलब ये कि वो तुम्हें लेने आए हैं? मुझे अभी नहीं जाना, वो मुँह बनाकर बोली। पागलों जैसी बात मत करो ज़मीना, पहले भी तुमने आंटी को मना कर दिया था, अब तलाल भाई खुद आए हैं, अच्छा नहीं लगता। चलो तैयार हो जाओ। बैग में नीले रंग का एक ही सूट था जिसके गले और बाजू पर काम था। चॉइस अच्छी है उस आदमी की, वो दिल में तारीफ़ करते हुए बोली और उठकर तैयार होने चली गई। वापसी पर गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। अगर उसने बात नहीं की थी तो तलाल ने भी उसे नहीं बुलाया था। घर पहुंची तो बेजी उन दोनों की मुंतज़िर थी। वो कितनी देर उसे पास बिठाकर घर वालों की खैर खैरियत पूछती रही, जबकि तलाल उठकर अंदर चला गया था। जाओ बेटा, तुम भी जाकर आराम करो। उसे गायब दिमागी से बैठे देखकर उन्होंने उसे आराम करने को कहा था। वो कमरे में आई तो तलाल कमरे में नहीं था और बाथरूम का दरवाज़ा बंद था। वो चुपचाप सोफे पर बैठ गई और उसके बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगी। वो तौलिए से बाल रगड़ता बाहर आया तो नज़र उस पर पड़ी जो सोफे पर बैठे हाथों को मसल रही थी। वो तौलिया कंधे पर डालकर शीशे के आगे खड़े होकर कंघी करने लगा, लेकिन शीशे से उसे भी थोड़ी थोड़ी देर बाद देख रहा था। कंघी रखकर उसने तौलिया वापस बाथरूम में रखा और बैकग्राउंड से टेक लगाकर मोबाइल पर मसरूफ़ हो गया। उसकी बेनियाजी पर ज़मीना का बीपी हाई होने लगा था। इतने एटीट्यूड पर उसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मजबूरी भी थी, बात करना भी ज़रूरी थी। वो छोटे छोटे कदम उठाती बैठ के करीब आई तो तलाल ने मोबाइल से नज़र उठाकर उससे देखा। कल से यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रही है। वो सीधे मतलब की बात पर आई थी। वो अब भी खामोश मुंतज़िर नज़रों से उसे देख रहा था। मेरा फ़ाइनल सेमेस्टर, इसलिए मेरा जाना ज़रूरी है। ठीक है। उसने 2 लफ्ज़ों में बात ख़त्म कर दी। वो जो मज़ीद बात करना चाहती थी होंठ भींच कर रह गई और गुस्से से अलमारी की तरफ बढ़ी। सादा सा सूट निकाल कर बाथरूम में घुस गई, लेकिन अंदर जाके बड़े ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया था। तलाल ने होंठ भींच कर मुस्कुराहट को रोका था। थोड़ी देर बाद वो लाल भभूका चेहरा लिए बाहर आई और दूसरी साइड से तकिया और चादर उठाकर सोफ़े की तरफ बढ़ गई। कल फयाज तुम्हें छोड़ आएगा। वो लेटने लगी थी जब उसे तलाल की आवाज़ सुनाई दी थी। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊँगी, कहकर उसने करवट बदल ली थी। एक दफ़ा कहा है ना, फयाज छोड़ आएगा तो बात ख़त्म हो गई। वो इतने गुस्से से बोला कि वो मबसूर कर रह गई थी। उससे यूनिवर्सिटी आए 2 दिन हो गए थे, लेकिन किसी ने उसकी खबर तक ना ली थी। यूनिवर्सिटी में सारा को देखकर उसे जैन की हरकत याद आ गई थी। वो अब उसी कश्मकश में थी, उसे बताए या ना बताए। उसकी बातों से तो लग रहा था वो उसकी हरकत से लाइल्म है, और ये सुनकर भी उसे तसल्ली हुई थी कि वो अब अमेरिका जा चुका है, वरना वो फिर उसके कुछ कर देने के खौफ में मुब्तला रहती। वो खामोशी से उन तीनों को देख रही थी जो एक दूसरे को अपनी छुट्टियों के अहवाल सुना रही थी, जबकि वो उस वक्त अपना लॉकेट
बेचने के बारे में सोच रही थी क्योंकि उसके पास खर्चे के पैसे नहीं थे। क्यों ज़मीना, तुम क्या कहती हो? सायरा के पूछने पर वो चौंक कर उसे देखने लगी। क्या कह रही थी तुम? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? राबिया कब से उसकी खोई हुई कैफियत महसूस कर रही थी। कुछ नहीं, मुझे मार्केट जाना था, तुम चलोगी मेरे साथ? यार हम दोनों तुम लोगों के मेहमान हैं और तुम लोग बाहर का प्लान बना रही हो। हिना ने घूर कर उन दोनों को देखा। दोनों आज उनके साथ हॉस्टल आ गई थी और अब पिज़्ज़ा का इंतज़ार हो रहा था जिसका ऑर्डर राबिया ने दिया था। हम कहीं नहीं जा रहे, इत्मीनान रखो। राबिया ने हिना को तसल्ली करवाई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई थी। पिज़्ज़ा आ गया? राबिया उछलती हुई दरवाजे तक गई थी, लेकिन वहाँ वार्डन खड़ी थी। नीचे ज़मीना के घर से मिलने आए हैं। ज़मीना ने हैरत से मुड़कर देखा। नीचे वेटिंग रूम में। अब वार्डन ने मुस्कुराकर ज़मीना को देखा। ज़मीना को उसका मुस्कुराना अजीब लगा। उसे पता था पापा होंगे, फिर इसका नोटिफिकेशन उनको मिल गया होगा। खैरियत है? आप बहुत दांत निकाल रही हैं। राबिया ने अब्रू अचकाकर वार्डन को देखा। नीचे कोई लड़का आया ज़मीना से मिलने। है? राबिया ने हैरत से बोलकर पीछे खड़ी हिना और सायरा को देखा और फिर उन तीनों ने नीचे की तरफ दौड़ लगा दी। दरवाजे के करीब पहुंचते वो हैरत से जम गई थी। दोनों हाथ जीन्स की जेबों में डाले अपने पूरे कद के साथ तलाल खड़ा था। आप? वो हैरत से यहीं बोल सकी थी। बेजी से मेरी शिकायत करके आई हो? वो उसे पूछ रहा था। आपको बेजी ने भेजा है? उसके कंधे अचकाने पर उसने सर हिलाया। मैंने उनसे ऐसा कुछ नहीं कहा। अब के वो संजीदगी से बोली। फ़ोन कहाँ है तुम्हारा? नहीं है। वो सर घुमाकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। मतलब? वो अब हैरान हुआ था। पापा के घर रह गया। वो गुस्से से उसे देखने लगा जो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? अगर किसी ने तुमसे कांटेक्ट करना हो, कोई इमरजेंसी हो जाए तो क्या करोगी? उसे वाकई उस पर गुस्सा आ रहा था। आप यहाँ मुझे डांटने आए हैं? अब के उसने चिढ़कर सर उठाकर उसे देखा तो उसके अंदाज पर उससे गुस्से के बावजूद हंसी आ गई थी, जिसे वो तेज़ी से होंठ भींचकर छुपा गया था। नहीं, ये देने आया था। उसने जेब से वॉलेट निकाला और 5,000 के कई नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए। ये क्या है? वो संजीदगी से उसे देखने लगी। पैसे हैं, वो भी उसी अंदाज में बोला। पता है मुझे, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। उसने हाथ नहीं बढ़ाया था। तलाल ने घूरकर उसका चेहरा देखा और अगले ही पल उसका हाथ थामकर ज़बरदस्ती उसको पैसे थमा दिए थे। तुम्हारी पॉकेट मनी और ये तुम्हारा फीस वाउचर। उसने पे स्लिप उसकी तरफ बढ़ाई तो वो हैरान होकर उसे देखने लगी। आपको कैसे पता चला? अंकल ने मुझे मैसेज किया था क्योंकि तुम तो खैर से फ़ोन घर छोड़ आई थी। वो तंज़िया अंदाज में बोले। फ़ीस पापा ने पे की है। क्यों? वो क्यों करते? वो माथे पर बल डालकर उसे देखने लगा। तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो तो तुम्हारा हर मसला मेरा है। इस बात सुनकर वो कुछ लम्हों के लिए बोल नहीं सकी। अच्छा लगा था ये सुनकर, लेकिन फिर उसका खुश्क रवैया याद आते ही सर उठाकर उसे देखा। फ़ीस जमा करवाने का शुक्रिया, लेकिन मैं जल्द आपको वापस कर दूँगी। तलाल ने अब संजीदगी से उसे देखा। क्या क्या वापस करोगी? उसने अब दोनों बाजू सीने पर बांध लिए थे। जो जो लिया है। अच्छा, वो तंज़िया हंसा। बाज़ दफ़ा वक्त गुजर जाए तो इन बातों और चीज़ों की अहमियत नहीं रहती। वो नासमझी से उसे देखने लगी। खैर, उसने सर झटका। फ़ोन ख़रीद लेना और मुझे नंबर सेंड कर देना। अगर तुम्हें कोई डिस्टर्बेंस ना हो तो। यहाँ काम से आया था तो इसलिए तुमसे मिलने आ गया। कहकर वो उसके करीब आया और उसे समझने का मौका दिए बगैर उसे साथ लगा लिया और झुककर उसे प्यार किया था। अपना ख्याल रखना, वो कहकर रुका नहीं था, जबकि वो अपनी जगह से हिल नहीं सकी थी। हत्ता कि सांस तक रुक गई थी। कुछ पल बाद उसने गहरा सांस लेकर दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ वो तीनों आंखें फाड़े उसे ही देख रही थी। ये क्या था ज़मीना? राबिया अब तक शॉक्ड थी। ये हो क्या रहा था? अब के सायरा भी आगे आई। ये मुलाकातें कब से हो रही हैं? हिना ने भी सर से पैर तक उसका जायज़ा लिया। जैसा तुम लोग सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, वो सुर्ख चेहरे के साथ झुंझला कर बोली। तो फिर कैसा है ज़मीना? मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझती थी। सारा मसनूई दुख से बोली। हस्बैंड है मेरे। उसके तेज़ बोलने पर वो तीनों साकत हुई थी। अगले ही लम्हे वो चीख उठी थी। बेवफा धोखे बाद चुपके से शादी कर ली, वो भी इतने हैंडसम बंदे से, और हमें कानो कान खबर नहीं होने दी। दोस्ती के नाम पर धब्बा हो तुम। राबिया तो सदमे से बेहोश होने वाली हो गई थी। उनके इतने जज्बाती रद्द अमल पर वो शर्मिंदा होकर बोली। सब अचानक और जल्दी हुआ, किसी को बताने का मौका नहीं मिला। राबिया तो सऊदिया में थी। हिना और सायरा दोनों का फ़ोन बन जा रहा था। शादी कब हुई? सायरा ने दांत पीस कर पूछा। 1 माह हो गया तकरीबन। अच्छा छोड़ो, पहले नहीं तो परसों की तुम इधर हो तब तो बता सकती थी ना। अच्छा बाबा, सॉरी, मेरी गलती है। कोई जवाब ना बन पड़ा तो वो कानों को हाथ लगाकर बोली। ये प्रिंस चार्मिंग मिला कहाँ से? हिना ने शरारत से आंखें नचाकर पूछा। पापा की कज़न के बेटे हैं। करते क्या हैं? सायरा के पूछने पर एक पल के लिए वो लाजवाब हो गए। उसने कभी उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की थी। जॉब करते हैं। मजबूरन उसे झूठ का सहारा लेना पड़ा। और नाम क्या है? सायरा ने पूछा। तलाल। वो सर झुकाकर आहिस्ते से बोली। शर्मा रही है। वो तीनों हंसती हुई उससे चिमट गई थी।
ये पहली दफ़ा था कि वो उदास हो गई थी। उसने कुछ दिन पहले राबिया के साथ जाकर फ़ोन ख़रीदा था, लेकिन अभी तक अपना नंबर किसी को नहीं दिया था। यूनिवर्सिटी से आकर वो कितनी देर टहलती रही, फिर तक कर बेजी का नंबर मिला। फ़ोन नूरा ने उठाया था। सलाम दुआ के बाद उसने बेजी का पूछा था, बेजी सदके मेरी रानी बेटी का फ़ोन आया है। उनकी मोहब्बत भरी आवाज़ सुनकर जैसे उदासी कहीं दूर भाग गई थी। घर नहीं आना क्या? उन्होंने साथ ही सवाल कर दिया। जी बेजी, इसीलिए फ़ोन किया है, आप फयाज़ भाई को भेज दें। ठीक है पुत्र, अभी भेजती हूँ। फ़ोन बंद करके उसने गहरा सांस लिया। घर पहुँची तो बेजी ने उसके लिए ऐसे एहतमाम किया था जैसे वो लाहौर से नहीं किसी दूसरे मुल्क से आ रही हो। खाना खाकर वो कितनी देर बेजी के पास बैठी रही, फिर उनके कहने पर कमरे में आई तो दरवाजे पर ठठक कर रुक गई। सामने बेड के पीछे उन दोनों की वलीमे की तस्वीर लगी थी। वो कितनी देर तक तलाल की मुस्कुराती तस्वीर देखती रही। साइड टेबल पर भी उसकी तस्वीर रखी थी। उसने फ्रेम उठाकर हाथ में लिया तो क्या वो उसके लिए उदास थी? उसने आहिस्ता से फ्रेम पर हाथ फेरा और फिर गहरा सांस लेकर फ्रेम वापस रख दिया। शाम में जब वो सोकर उठी तो हल्की बारिश के बाद मौसम बहुत खुशगवार हो गया था। वो बाहर आई तो तलाल की खाला की बेटी सना ज़मीना बेगम के पास बैठी थी। मेहमान समझकर वो भी मुरव्वत में ही बैठ गई, लेकिन वो उसको इतनी कारदार नज़रों से देख रही थी कि उसका वहाँ बैठना दो भर हो गया था। बेजी, मैं थोड़ी देर छत पर चली जाऊँ? हाँ बेटा, इसमें पूछने वाली क्या बात है? उनके कहने पर वो सना पर नज़र डाले बगैर छत पर आ गई थी। छत बहुत बड़ी थी। खुली जगह होने की वजह से हवा ठंडी और तेज़ थी। वो टहलते हुए इर्द गिर्द का जायज़ा भी ले रही थी। तभी नूरा तेज़ी से चलती हुई ऊपर आई। उसके हाथ में ग्लास था। भाभी, ये आपके लिए मिल्क शेक। नूरा, थैंक यू। ज़मीना ने ग्लास मुस्कुराकर उसके हाथ से ले लिया। आप अकेली ऊपर क्या कर रही हैं? वो भी उसके साथ टहलने लगी। बस ऐसे ही, खुली हवा में सांस लेने को दिल चाह रहा था। साथ वो छोटे छोटे घूंट भी ले रही थी। ये ज़मीन किसकी है? ज़मीना ने उंगली से सामने नज़र आती ज़मीन के बारे में पूछा। नूरा ने हैरान होकर उसे देखा। आपको नहीं पता? तलाल भाई की है। ज़मींदार हैं तुम्हारे तलाल भाई? जी, बहुत बड़े ज़मींदार। नूरा के चेहरे पर फ़ख्र था। अच्छा, अगर हैं तो मामूली सी जॉब क्यों करते हैं? आपको किसने कहा कि वो मामूली जॉब करते हैं? वो सीए हैं। ये ज़मीनें तो ख़ानदानी ज़मीनें हैं, जबकि जॉब तो उनका शौक़ है। पता नहीं उस शख्स से मुतल्लिक और कितने इंकशाफात होने बाकी थे। वो इतना पढ़ा लिखा था और वो ख़ुद को ही 30 मार खान समझ रही थी। तो कौन से शहर में जॉब करते हैं? बहुत इश्तियाक के बावजूद उसने लहजा सरसरी रखा था, लेकिन नूरा ने ऐसी नज़रों से उसे देखा जैसे कह रही हो आपको ये भी नहीं पता? भाई कराची में जॉब करते हैं। ज़मीना हैरत से उसे देखने लगी। लगता है आपको भाई के बारे में ज़्यादा पता नहीं, और होगा भी कैसे? एक तो शादी इतनी जल्दी में हुई, फिर आप दोनों ज़्यादा अरसा नहीं रहे, इसलिए आपको भाई के मुतल्लिक ज़्यादा पता नहीं। लेकिन खैर, अब तो सारी ज़िंदगी का साथ है, आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। वो समझदारी से बोली थी। ये नीचे जो तलाल भाई की कज़न आई हैं, उनसे बच कर रहिएगा। आपकी शादी पर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उनको हुई थी। यहाँ आकर उन्होंने बड़ा रोना धोना मचाया था। क्यों? ज़मीना हैरान हुई। क्योंकि वो तलाल भाई को बहुत पसंद करती हैं, पीछे पड़ी रहती थी, और अब भी वो हर कीमत पर उनसे शादी करना चाहती हैं। लेकिन बेजी ने आपको पसंद किया। और तुम्हारे तलाल भाई क्या वो भी अपनी कज़न को पसंद करते हैं? जलन की एक लहर उसके अंदर उतरी थी। मेरा नहीं ख्याल, वो मुँह बनाकर बोली। यानी तुम यकीन से नहीं कह सकती? उसकी आवाज़ में पता नहीं ऐसा क्या था कि नूरा ने घबरा कर उसे देखा। भाभी, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने बस आपको आगाह किया है, वरना भाई की शादी तो हो गई आपके साथ। हो सकता है वो अपनी कज़न को पसंद करते हों, बेजी की वजह से मजबूर हो गए हों। उसके सवाल पर अब नूरा पछता रही थी कि उसने ये मौजू क्यों छेड़ा। वो नूरा के साथ नीचे आई तो बेजी किसी के साथ हंसते वो फ़ोन पर बातें कर रही थी। लो, मीना भी आ गई, उन्होंने उसे देखकर कहा और फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाया। मुन्ना का है। उनके बताने पर उसने धड़कते दिल के साथ फ़ोन पकड़ा, रुख मोड़े, कदरे मोड़ लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? दूसरी तरफ से बड़ी संजीदगी से पूछा गया था। ठीक हूँ। पेपर्स हो गए? जी, वो मुख्तसर बात कर रही थी। क्या रिज़ल्ट होगा? उम्मीद है अच्छा ही होगा। दूसरी तरफ हंकारा भरा गया। मतलब जो चीज़ रिश्ते के दरमियान रुकावट बन रही थी वो ख़त्म हो गई है। उसका मतलब समझ आते उसका चेहरा दहक उठा था। उसने दसदीदा नज़रों से पीछे देखा। बेजी नूरा से बात कर रही थी, जबकि सना पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जे थी। वो 2 कदम मज़ीद आगे चली गई थी। आप कैसे हैं? वो बात बदलते हुए बोली। अब तो ठीक नहीं हूँ। वो अब उस बात का क्या जवाब देती? खामोशी से होंठ काटती रही। फ़ोन नहीं लिया अभी तक? उसे खामोश देखकर उसने भी बात बदल ली। ले लिया है तो मैसेज क्यों नहीं किया? मेरे पास आपका नंबर नहीं था। सुबहान अल्लाह, वाह! वो अश कर उठा। अच्छी बीवी है जिसके पास शौहर का नंबर नहीं। और आपने जैसे मुझे बहुत मैसेज कर दिया ना, जो मैं आपको मैसेज करती। नाराज़ी से बोली। क्या मेरे पास तुम्हारा नंबर था? बड़े अच्छे शौहर हैं जिसके पास अपनी बीवी का नंबर ही नहीं। दूसरी तरफ उसने उसका जवाब एंजॉय किया था, तभी कहका लगाकर हंस पड़ा था। बीवी की तरह बातें कर रही हो, लगता है जल्द मुलाकात करनी पड़ेगी।
उसके जुबानी अंदाज पर वो घबरा कर रह गई। मैं बेजी को फ़ोन दे रही हूँ। नहीं, सना को दे दो, मुझे उससे बात करनी थी। वो जो बड़े खूबसूरत एहसासात का शिकार हो रही थी, उसकी बात पर उसकी मुस्कुराहट सिकुड़ गई थी। उसने फ़ोन सना को दे दिया और ख़ुद बेजी के करीब बैठ गई। वो बात कम और कह के ज़्यादा लगा रही थी। सच में तलाल, तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, इस बार जल्दी आना, फिर इकट्ठे शॉपिंग पर चलेंगे। वो इतनी बेतकल्फ़ी से बात कर रही थी कि ज़मीना को अपना वहाँ बैठना मुश्किल लग रहा था। वो तीनों बैठी बचपन की यादें ताज़ा कर रही थी। कपूर साहब ने दूर से उन्हें हंसते देखा तो दिल से मुस्कुरा दिए। 3 माह पहले जब उन्होंने ज़मीना की शादी की थी, वो नाराज़ भी थी और उन्हें ये डर भी था कि ज़मीना जितनी जज्बाती है कुछ गलत ना कर दे, लेकिन आज पहली बार उसे मुतमईन और खुश देखकर उन्हें तसल्ली हो गई थी। बेटा, तलाल वो कैसा है? बात होती है? जी वो भी ठीक है। आ कब रहा है? पता नहीं, मैंने पूछा नहीं। बेजी ही बता रही थी 1 माह बाद आते हैं। अभी तो इन्हें गए 2 हफ्ते हुए हैं। चलो अच्छा, अल्लाह खैर खैरियत रखे। फ़ोन करती रहा करो, नहीं तो फ़िक्र होती है। जी। वो जल्दी हैंड बैग उठाकर बाहर निकली तो गफूर साहब उसके इंतज़ार में खड़े थे। अच्छा पापा। वो उनके गले लगी तो उन्होंने प्यार से उसका सर चूमा। मेरी अच्छी बेटी। ये कहते हुए उनकी आवाज़ भरा गई थी। समीना ने चौंक कर उनका चेहरा देखा। अपने बाप से नाराज़ तो नहीं? उनको रोता देखकर उसकी आंखें भी भर आई। मैं आपसे नाराज़ नहीं, शर्मिंदा हूँ, बस इस बात का दुख था पापा, आपने मुझ पर यकीन नहीं किया। बेशक मैं दिखावे से मुतासिर हो जाती थी, लेकिन आपकी तरबियत इतनी कमज़ोर नहीं थी। वहाँ सब तुम्हारे साथ अच्छे हैं? सब बहुत अच्छे हैं पापा। बेजी मुझसे बहुत प्यार करती है और आपने मेरे लिए बेहतरीन इंतखाब किया है। वो नज़रें नीची किए बोली तो उसके चेहरे पर फैले रंग देखकर उन्हें मज़ीद कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। उसका मूड सुबह से ऑफ था और उसकी वजह सना थी, जो सुबह सुबह इतना तैयार होकर आ गई थी। उसका इरादा बेजी के साथ मार्केट जाने का था, लेकिन उसकी वजह से टलता लग रहा था। वो बेजारी से बैठी मैगज़ीन पढ़ रही थी जब उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर राबिया का नंबर था। किधर हो? उसने छूटते ही पूछा। घर पर हूँ, वो बेजारी से बोली। तो रेडी हो जाओ, हम आ रहे हैं। वो जो टेक लगा बैठी थी झटके से सीधी हुई। मतलब क्या? मैं क्या फ़ारसी बोल रही हूँ? मैं और सायरा तुम्हारे घर आ रहे हैं, 15-20 मिनट में पहुँच रहे हैं, लोकेशन सेंड करो। क्या कर उसने फ़ोन बंद कर दिया था, जबकि वो कितनी देर होंठ चबाती रही। आखिरी मुलाकात में उन्होंने कहा था कि वो उसके घर आएंगी, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो वाकई आ जाएंगी। वो सर झटक कर बाहर आए। बेजी हस्बे मामूल अपने तख्त पर बैठी थी और सना उनके साथ चिपकी बैठी थी। बेजी? हाँ बेटा। वो हाथ रोकर उसे देखने लगे। बेजी, वो मेरी दोस्त का फ़ोन आया था, वो इधर आ रही हैं, उसने नहायत शर्मिंदगी से बताया। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, तुम अंदर जाकर हलीमा को बता दो क्या क्या पकवाना है। बल्कि ठहरो, मैं खुद कहती हूँ, और नूरा आसिया से कहो मेहमानों वाला कमरा साफ़ करवा दे। और मीना तुम कपड़े बदल लो। उसने एक नज़र अपने कपड़ों पर डाली। मैं ठीक हूँ बेजी, वो बेदिली से बोली। नहीं ठीक नहीं, जाओ जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ। उनका अंदाज़ हतमी था तो वो सारे लाती अंदर आ गए। वो तैयार होकर बाहर आई तो नूरा ने बताया कि आपकी सहेलियाँ आ गई हैं। वो बेजी के कमरे में आई तो वो दोनों बेजी के पास तख्त पर बैठी थी और बड़ी बेतकल्फ़ी के साथ बातें कर रही थी। समीना को देखकर दोनों उठकर उसके गले लग गए। कितनी प्यारी लग रही हो। राबिया ने प्यार से उसका गाल खींचा तो उसने चीम कर बेजी को देखा, जो मुस्कुराती नज़रों से उसे देख रही थी। पता है आंटी, जब ज़मीना ने हमें बताया इसकी शादी गांव में हुई है तो हमने उसी वक्त सोच लिया था कि हम यहाँ आएंगे। एक्चुअली इससे पहले ही हमें कभी इत्तेफाक नहीं हुआ कोई भी गाँव देखने का। उसके तेज़ तेज़ बोलने पर बेजी हंस पड़ी थी। आपके बगावत भी होंगे? वो राबिया ने इश्तियाक से पूछा। हाँ वो भी हैं, तो मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी। और फैसला कुन अंदाज में बोली। ज़रूर जाना बेटा, पहले थोड़ा आराम कर लो। मीना पुत्र, सहेलियों को अपने कमरे में ले जाओ, आराम से बातें करो। कितना बोलती हो तुम। कमरे में आते ही ज़मीना ने राबिया को घूरा था। यार मुझे इतनी खुशी हो रही है यहाँ आकर। अरे वाह। बात करते करते वो चीखी तो ज़मीना ने हैरत से उसे देखा। ज़मीना ये तुम हो? सारा देखो। वो दोनों उसकी वलीमे के लार्ज तस्वीर को देख रही थी। उफ, मुझे यकीन नहीं आ रहा कितनी हसीन लग रही हो। और तुम्हारे हस्बैंड, व्हाट अ पीस यार। उसकी तरफ देखकर उसने एक आंख दबाई तो ज़मीना ने मुस्कुराहट रोककर उसे थप्पड़ लगाया। बको मत, तुम्हारी बेजी तो बहुत अच्छी है, सारा बोली। और वह साथ कोई खलाई मखलूक भी खड़ी थी जो हमें ऐसे घूर रही थी जैसे आंखों के रास्ते निकल जाएंगी। वो बेजी की भांजी हैं। उसका जिक्र करते उसका मुंह बन गया था। लगता है तुम्हें ख़ास पसंद नहीं। सारे ने संजीदगी से उसे देखा। उसे मैं पसंद नहीं क्योंकि उसके और तलाल के बीच में मैं आ गई हूँ। अधूरी लव स्टोरी। राबिया ने समझकर सर हिलाया। दूसरी तरफ भी ऐसा हाल है। पता नहीं, दूसरा बंदा बहुत गहरा, इतना पता नहीं लगने देता। इसके कहने पर दोनों ने ओ को लंबा खींचा था और फिर बातों में उन्हें वक्त गुजरने का पता ही नहीं लगा था। खाला अपने बहू को ज़्यादा ही सर चढ़ा रखा है। सना की आवाज़ सुनकर अंदर आती ज़मीना वहीं रुक गई थी, जबकि हलक कड़वा हो गया था। ऐसा क्यों कह रही हो? ज़मीना बेगम ने हैरत से उसे देखा। ये उम्र है आपकी काम करने की। सारा दिन आप काम करते हो और महारानी बिस्तर तोड़ती रहती है। और अब सुबह से सहेलियां आई हैं, उनके साथ लगी हुई ये नहीं होता कि उठकर किचन में झांक ले। इसीलिए आपसे कहती थी शहरी लड़की ना लेकर आए। उसके मिजाज ही नहीं मिलने वही हुआ।
बर्तन सेट करती नूरा ने अफसोस से सर हिलाया। ऐसा नहीं सना, मीना मेरा बहुत ख्याल रखती है, मैं खुद उसे कुछ करने नहीं देती। शादी को अरसा ही कितना हुआ है, शौहर भी दूर है, बेचारी सारा दिन बुखलाई फिरती है। मुझे तरस आता है बच्ची पर, मेरी वजह से माँ बाप के घर भी इतना कम जाती है। अच्छा है सहेलियाँ आ गई हैं, खुश हो गई मेरी बच्ची। उसकी हंसी गूंजती है तो मेरे घर का आंगन महकने लगता है। बस अल्लाह से दुआ है जल्द से जल्द मेरे आंगन में तलाल के बच्चों की चहकार गूंजे। नूरा ने बेसाख्ता आमीन कहा था, जबकि सना ने हाथ में पकड़ी प्लास्टिक की बोतल को पिचका दिया था। बेजी ने सारा और राबिया को रोक लिया था। रात देर तक वो बेजी के साथ बैठी किस्से सुनती रही। बड़ी मुश्किल से ज़मीना ने उन्हें सोने भेजा था, जानती थी बेवजह मुरव्वत में बैठी रहेंगी, जबकि वो जल्दी सोने की आदी हैं। वो कमरे में आई तो हमेशा की तरह सोचों का महवर वही शख्स था जो उससे लापरवाह था। उसे सोचते सोचते कब नींद उस पर मेहरबान हुई उसे पता ही नहीं चला। नींद में उसे लगा कोई उसके करीब आकर बैठा है, लेकिन वहम समझकर उसने आंखें नहीं खोली थी। लेकिन फिर अपने चेहरे पर किसी का लम्स महसूस करके उसने आंखें खोली। सामने वही था जैसे सोचते हुए सोई थी। वो रोज़ ही ऐसे ख्वाब देखती थी। उसने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाकर उसे छुआ, लेकिन वो गायब नहीं हुआ था। उसकी मुस्कुराहट सुकड़ गई थी। वो झटके से उठी थी। वो अब आंखें फाड़े उसे देख रही थी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? आप कब आए? उसे हकीकत के रूप अपने करीब देखकर उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसे मुसलसल अपनी तरफ देखता पाकर वो नर्वस हो रही थी। आपने बताया नहीं आप आ रहे हैं, वो बामुश्किल बोली। सोचा सरप्राइज़ दूँ। अच्छा लगा सरप्राइज़। वो मुस्कुराते हुए उसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देख रहा था। उसने बामुश्किल सर इस बात में हिलाया। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं बेजी से मिल लूँ, फिर इकट्ठे नाश्ता करते हैं। वो उसके सर पर चपत लगाकर खड़ा हो गया और उसके निकलते ही ज़मीना खुलकर मुस्कुराई थी। एक सरशारी थी जो उसके वजूद में उतर आई थी। मौसम खुशगवार था, सर्दियों की आमदाम थी। बेजी ने नाश्ता सहन में लगवाया था। अपने बेटे को यूँ अचानक देखकर उनकी खुशी का आलम ही कुछ और था। राबिया और सायरा तो तलाल से ऐसे बेतकल्फ़ी से बातें कर रही थी जिसे बरसों से जानती हो। ज़मीना से हमने कल ही आपके बारे में पूछा था, तब तक तो ऐसे कोई आसार नहीं थे। कहीं आपको पता तो नहीं चल गया था हम आने वाले हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैंने सोचा मेरी सालियाँ आ रही हैं तो मेरा वहाँ होना ज़रूरी है, वो भी कौन सा कम था। आंटी ये तलाल भाई पहले ही इतने हैंडसम थे या हमारी ज़मीना का कमाल है? सायरा शरारत से बोली। मुझे लगता है ज़मीना का कमाल है, बेजी भी शरारत से बोली। तो तलाल ने हैरत से माँ का खुशी से जगमगाता चेहरा देखा और मुस्कुरा दिया। बेजी ने उन दोनों को जाते हुए बेशुमार तोहफे दिए थे। वो उनको छोड़ने गेट तक आई जब सायरा उसके गले लगी थी। तुम बहुत लकी हो ज़मीना, इतनी चाहत, इतना खूबसूरत शौहर, इतनी मोहब्बत करने वाली सास हर किसी की किस्मत में नहीं होते। मुझे तुम पर रश्क आ रहा है और दिल चाह रहा है काश मैं तुम्हारी जगह होती। ज़मीना तुम जैसी जितनी प्योर थी, तुम तलाल भाई जैसा मर्द ही डिज़र्व करती थी। और ज़मीना उसको देखते हुए कुदरत के खेल पर हैरान थी। एक वक्त था कि वो अपने हालात से शाकी थी। उसे सायरा और राबिया जैसी ज़िंदगी चाहिए थी और आज सब उल्टा था। वो जिन्हें मुकम्मल समझती थी वो उसे खुशकिस्मत मान रहे थे। सिर्फ उस एक शख्स की वजह से उसने सामने देखा जहाँ तलाल बेजी को बाजू के हल्के में लिए राबिया से बात कर रहा था। उसने तो खुद को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो तो शायद कुदरत उस पर मेहरबान थी या माँ बाप की दुआएं काम आ गई थी। उनके आने से जो घर में रौनक आई थी, उनके जाते ही फिर खामोशी छा गई थी। उसने काफ़ी देर से सना को नहीं देखा था, शायद वो चली गई थी। तलाल को ज़मीनों पर काम था, वो वहाँ गया था। वो तैयार होकर कितनी देर तक उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन दोपहर से रात हो गई थी, वो नहीं आया था। जबकि बेजी शहर किसी की फौतगी पर गई थी और उन्हें कल आना था। नूरा भी अपने कमरे में चली गई तो वो भी अपने कमरे में आ गई। उसे अब परेशानी हो रही थी। उसने तलाल का नंबर मिलाया जो दूसरी बेल पर उठा लिया गया था, लेकिन आवाज़ तलाल की नहीं थी। कौन? नुस्वानी आवाज़ पर उसका सांस रुक सा गया था। सना बात कर रही हूँ। ज़मीना के माथे पर बल पड़ गए थे। तलाल का फ़ोन आपके पास क्या कर रहा है? मेरे पास नहीं होगा तो किसके पास होगा? वो दिल जलाने वाले अंदाज में बोली। तलाल को फ़ोन दे, वो गुस्से से बोली। वो तो अभी सो रहा है, उठेगा तो बता दूंगी। और हाँ, आज रात वो आएगा भी कि नहीं? ज़मीना ने जैसे सुन होकर आ गई थी। बात सुनो ज़मीना, आज मैं खुलकर तुम्हें बता रही हूँ, मैं नफ़रत करती हूँ तुमसे, क्योंकि तुम तलाल की बीवी हो, जबकि उसकी बीवी मुझे होना चाहिए था। वो मेरी बचपन की मोहब्बत है और वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। उसने सिर्फ खाला जी के कहने पर तुमसे शादी की है और मजबूरी का रिश्ता कभी खुशी का रिश्ता नहीं बनता। जैसे अभी ही देख लो, उसके आने का मुझे पता था और अभी भी रात के इस वक्त वो मेरे साथ है। तो तुम खुद सोच लो, इतनी पढ़ी लिखी हो, ज़रा सी भी समझ होगी तो कुछ कहे बगैर ही हमारी ज़िंदगी से निकल जाओगी। यकीनन तुम ऐसे आदमी का साथ नहीं चाहोगी जिसके पहलू में तो कोई और हो और दिल में कोई और। फ़ोन बंद हो गया था, लेकिन वो अभी तक फ़ोन कान से लगाए खड़ी थी। बेड के उस पार शीशे में उसका सजा सवरा रूप उसे साफ नज़र आ रहा था। उसे यूँ लग रहा था जैसे उसका चेहरा उसका मजाक उड़ा रहा। उसने फ़ोन रख दिया और दुपट्टा गले से निकाल कर बेड पर फेंका, कानों से टॉप से निकाल कर फर्श पर फेंके,
और दोनों हाथों में पहनी चूड़ियाँ उतारकर सोफे पर फेंकी थी और दोनों पाँव सोफे पर रखकर थोड़ी घुटनों पर टिका दी। आंसू कतरा कतरा उसकी आंखों से बहने लगे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था उसे गुस्सा ज़्यादा था या दुख। वो सारी रात उसने यूं ही बैठकर गुजार दी थी। सुबह 5 बजे के करीब दरवाज़ा खुलने पर भी उसने हरकत नहीं की थी। अंदर दाखिल होते तलाल ने हैरत से उसे यूं बैठे देखा। ज़मीना, उसने करीब जाकर उसे आवाज़ दी तो नज़रें चूड़ियों पर पड़ी जो कुछ सोफे और कुछ ज़मीन पर बिखरी थी। ज़मीना ने सर उठाकर उसे देखा जिसने जैकेट हाथ में पकड़ी थी। शर्ट के कफ उल्टे हुए थे, बाल बिखरे और आंखें बेख्वाबी से लाल हो रही थी। तुम ठीक हो? वो परेशानी से उसके करीब बैठ गया। ज़मीना कितनी देर उसका चेहरा देखती रही। क्या हुआ है? सॉरी यार, मुझे पता है मेरी गलती है, मैं लेट हो गया हूँ। वो जैकेट सोफे पर फेंकता हुआ बोला। कहाँ थे आप? वो लफ्ज़ों को चबा चबा कर बोली। एक दोस्त की तरफ था, इमरजेंसी हो गई थी। ज़मीना ने अफसोस से उसे देखा। आपको शर्म नहीं आ रही है? एक तो गलती करते ऊपर से झूठ बोलते हैं। तलाल ने पहले उसे हैरत से देखा, फिर उसके माथे पर बल पड़ गए। तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या बोल रही हो? दिमाग तो मेरा अब ठीक हुआ है। मैं आपको क्या समझती थी और आप क्या निकले? ज़मीना, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, थका हुआ हूँ। पहेलियाँ पूछने का मेरा कोई मूड नहीं। सीधी बात करती हो तो करो, वरना मैं सोने जा रहा हूँ। उसने कदम बाथरूम की तरफ बढ़ाई थी जब वो एकदम उसके सामने आई थी। आज बात आर पार होगी। आप यूँ मुझे धोखा नहीं दे सकते। तुम अपने हवासों में तो हो। क्या बकवास कर रही हो? कौन सा धोखा दिया मैंने? उसने अब गुस्से से उसे बाजू से पकड़कर झटका दिया था। आप क्या कर रहे थे सना के साथ? क्या मतलब क्या कर रहा था सना के साथ? वो उल्टा ताज्जुब से उससे पूछने लगा। आपका फ़ोन कहाँ है? उसका इश्तियाल अब बेबसी में ढल रहा था। उसने अचानक अपनी जेबें टटोली। वो शायद खाला की तरफ रह गया। कहने के बाद उसने चौंक कर उसे देखा। आपने कहा आप दोस्त की तरफ थे, फिर आपका फ़ोन सना के पास क्या कर रहा था? मैं खाला की तरफ गया था सना को छोड़ने, वहाँ फ़ोन आ गया। मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, मैं जल्दी में शायद फ़ोन ही भूल गया था। मेरा दोस्त इमरजेंसी में था, उसके घर वाले काफ़ी परेशान थे, इसलिए मुझे वहाँ रुकना पड़ा। अबू बकर भी मेरे साथ था और मैंने बेजी को वो फ़ोन करके बता दिया था। झूठ, एक बार फिर झूठ। आप सारी रात सना के साथ थे, उसने खुद मुझे बताया। उसने कहा कि आप उससे मोहब्बत करते हैं और मुझसे जान छुड़वाना चाहते हैं। अगर यही कुछ करना था तो शादी क्यों की थी मुझसे? मैं तो पहले ही आपसे शादी नहीं करना चाहती थी। दुख हो रहा है मुझे कि आप जैसा शख्स मेरा शौहर है। तलाल ने अपने लब खींच लिए थे। वो खुद को कुछ भी सख्त कहने से रोक रहा था। मुझे आप जैसे शख्स के साथ रहना ही नहीं है जो बगैर किसी रिश्ते के गैर औरत के साथ रात गुजारता हो। ज़मीना, वो चीख उठा था। खामोश हो जाओ, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। नहीं होगी मैं खामोश। मैं अब समझी हूँ कि आप मुझसे दूर क्यों रहते थे, क्योंकि आपकी पसंद तो सना थी। आप बेजी की वजह से मुझसे शादी करने पर मजबूर हुए थे। मैं आपकी असलियत जान गई हूँ। मुझे आज़ाद कर दें और जो सबसे छुप कर रहे हैं वो जायज़ तरीके से करें। अब की बार तलाल का जवाब दे गया था। उसने थप्पड़ दे उसके गाल पर मारा। एक पल के लिए उसके हवास झुंझुना कर रह गए थे। उसने गाल पर हाथ रखकर उसे देखा, जिसका चेहरा बेतहाशा सुर्ख हो रहा था। वो कितनी देर पल के झपकाए उसे देखती रही, जैसे उसे यकीन ना आया। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? वो बेहद संजीदगी से बोला। हाँ ठीक है, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा। ज़मीना को बहुत रोना आया था। उसने बेड से अपना दुपट्टा और साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाया और बाहर की तरफ बढ़ी, लेकिन उसने एकदम बाजू से खींचकर उसे रोका था। अब तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं, तो बेजी को भी दरमियान में लाने की कोई ज़रूरत नहीं। कहने के साथ वो उसे खींचता हुआ बाहर ले जाने लगा था। छोड़िए मेरा बाजू, मुझे दर्द हो रहा है। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि उसे अपनी हड्डियाँ टूटती महसूस हो रही थी। किचन की तरफ जाती नूरा ने हैरत और फिर परेशानी से देखा था। वो सारा रास्ता रोती रही थी, लेकिन वो सख्ती से होंठ भींचे ड्राइव कर रहा था। गाड़ी जब उसके घर के आगे रुकी तो उसने चौंक कर उसे देखा। मुझे नहीं जाना, उतरो कार से। मैं तुम्हें यहाँ से लेकर गया था और यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। अब तुम आज़ाद हो। ज़मीना उसे ही देख रही थी जो उसे नहीं देख रहा था। वो मज़ीद बात किए बगैर उतर गई थी। वो तेज़ी से कार भगा ले गया। बेल देने से पहले उसने अच्छी तरह से चेहरा साफ़ किया था। दरवाज़ा इमराना ने खोला था और उसे इतनी सुबह देखकर परेशान हो गई थी। ज़मीना, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वो मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर उनके गले लग गई थी। इतनी सुबह खैरियत है? जी अम्मी, सब खैरियत है। किसके साथ आई हो? उन्होंने दरवाजे से बाहर झांक कर देखा। तलाल छोड़कर गया। उन्हें ज़मीनों पर काम था और बेजी भी कुछ दिनों के लिए किसी रिश्तेदार के घर गई हैं, तो घर में कोई नहीं था। तो तलाल ने कहा कि मैं घर चली जाऊँ। मैंने भी कहा मैं अब कुछ दिन अपनी अम्मी के साथ रहूँगी। वो फिर से उनके गले लग के बोली। 100 बार मेरी जान, तुम्हारा घर है, बल्कि तुम्हारे पापा तुम्हें इतना याद कर रहे थे। आज तुम ना आती तो वो खुद तुम्हें लेने आते। जी, वो मुस्कुरा कर बोली। वो कितनी परेशान थी ये सिर्फ वही जानती थी, लेकिन अपनी परेशानी वो किसी से शेयर नहीं करना चाहती थी। नाजिया बाजी प्रेग्नेंट थी, सोनिया का रिश्ता तय हो गया था, सब बहुत खुश थे। ऐसे में वो अपनी परेशानी बताकर कैसे उन्हें दुखी कर देती। नाजिया और सोनिया बाजार गए थे, जबकि वो उनके असरार के बावजूद नहीं गई। उसका दिल किसी चीज़ में नहीं लग रहा था। उसके छोड़ देने का ख्याल ही जानलेवा साबित हो रहा था। 1 हफ्ता होने वाला था। ना तलाल ने उसकी खबर ली थी और ना बेजी ने फ़ोन किया था। उसे आने वाले वक्त से जैसे डर सा लगने लगा था। पता नहीं लोगों के कितने रूप होते हैं, होते कुछ है, निकलते कुछ है।
हैं। नौशी को उसके शौहर ने तलाक दे दी थी। शादी के बाद उन्हें उसमें 100 ऐब नज़र आने लगे थे। उस सदमे की वजह से ताया जी को हार्ट अटैक हुआ था और वो सोच रही थी जब पापा को उसका पता चलेगा तो उनका क्या हाल होगा। वो जो हर वक्त तलाल के रवैये के लिए खुद को कसूरवार समझ रही थी, उस रवैये की वजह सना होगी। ये बात उसके लिए बहुत तकलीफ़ देती, उसे पता ही नहीं चला। उसे उस पत्थर दिल इंसान से कब इतनी मोहब्बत हो गई कि उसके दूर जाने का ख्याल मौत के बराबर लग रहा था। अभी तो वो अकेली थी, खुलकर रो सकती थी और वो रो रही थी। फ़ोन की बेल पर उसने चौंक कर देखा और नूरा का नंबर देखकर हैरान हुई थी। हेलो, वो परेशानी से बोली। हेलो भाभी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ नूरा, तुम बताओ सब ठीक है ना? बेजी ठीक है? जी भाभी सब ठीक है। आप कहाँ हैं इस वक्त? मैं अम्मी के घर हूँ। क्यों? अच्छा, वो हैरान हुई। वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, अभी एक वीडियो भेज रही हूँ, वो देखिए। फ़ोन बंद हो गया था और अगले एक पल मैसेज आया था। वीडियो ऑन होते ही सना का चेहरा नज़र आया था। वो बेजी के घर का गेस्ट रूम था। वो बेड पर लेटी थी और फ़ोन कान से लगाया हुआ था। वो कहका लगाकर हंसी। बस अम्मी क्या बताऊँ, मज़ा आ गया। यहाँ आई तो मैदान बिल्कुल खाली था। मैंने आपको पहले कहा था वो लड़की बहुत बेवकूफ़ है, फ़ौरन मेरी बातों का यकीन कर लेगी। और कुछ इसमें कमाल तलाल की बेवकूफ़ी का भी है। अपना मोबाइल छोड़ गया था कहकर वो चुप होकर दूसरी तरफ की बात सुन रही थी। नहीं अम्मी, इसका फ़ायदा नहीं हुआ। तलाल बेवकूफ़ नहीं है, आपको भी पता है। दूसरा, वो पूरी तरह अपनी बीवी के इश्क में गिरफ्तार था। मैं अब से नहीं, कई सालों से उसे आराम करने की कोशिश कर रही हूँ, पर मजाल है उस पर असर हो। वो मुझे सिर्फ एक यतीम कज़न समझता। मैं कब से ज़मीना के ख़िलाफ़ उसके कान भर रही थी, पर वो सुनता ही नहीं था। उस ज़मीना ने पता नहीं तलाल और खाला पर क्या जादू कर रखा है। तभी मैंने तलाल को छोड़कर ज़मीना को टारगेट बनाया और देखिए कामयाब भी रही। पता है अम्मी, जब तलाल उसे प्यार से देखता था तो मेरा दिल करता था ज़मीना का मुंह नोच लूं। खाला उस शहर की लड़की से तलाल की शादी करवाकर समझ रही थी वो कामयाब हो गई, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तलाल अगर मेरा नहीं हो सकता तो मैं उसे किसी और का भी नहीं रहने दूंगी। मैंने जिस तरह तलाल को बुरा बनाकर उसे बताया, मुझे यकीन है वो अब वापस नहीं आएगी। मेरी फ़िक्र ना करें अम्मी, मैं अब खाला के साथ रहूँगी। बेचारी फिर अकेली जो हो गई हैं, उनको पता ही नहीं उनका आशियाना तबाह हो चुका है। वो कहका लगाकर हंसी। वीडियो ख़त्म हो गई थी, लेकिन ज़मीना अब भी फटी फटी नज़रों से स्क्रीन को देख रही थी। अब मैं क्या करूँ नूरा? भाभी भाई बहुत गुस्से में थे, मैंने आपको बताया था वो गुस्से में किसी के नहीं सुनते। वो परसों वापस कराची चले गए हैं और बेजी को भी कुछ खबर नहीं। उन्होंने बेजी से कहा है कि आप अपने दोस्तों के साथ सैर के लिए पहाड़ी इलाके में गई हैं जहाँ सिग्नल का प्रॉब्लम है। वो नहीं चाहते बेजी आपसे रब्ता करें। अभी भी फ़ोन आपके हाथ में है भाभी, आप तलाल भाई को फ़ोन कर लें, उन्हें सॉरी कह दें। नूरा के फ़ोन बंद करते ही उसने तलाल का नंबर मिलाया था। बेल जा रही थी, कितनी देर बेल जाती रही और फिर फ़ोन काट दिया गया था। उसने बेदर्दी से निचला होंठ कुचला और दोबारा नंबर मिलाया। फ़ोन फिर काट दिया गया था। तलाल प्लीज़, उसने मैसेज किया था और अगले पर उसका फ़ोन बजा था। हेलो, उसके हेलो के जवाब में दूसरी तरफ खामोशी थी। हेलो, वो दोबारा बोली। तुमने मुझे अपना फ़ैसला सुना दिया था, अब मेरी भी सुन लो। मैंने दूसरी शादी का फ़ैसला कर लिया। अब तुम बता दो तुम्हें डाइवोर्स कब भेजूँ? ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊँगा। समीना के हाथ से फ़ोन गिर गया था। वो बिल्कुल साकित हो गई थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो तेज़ी से उठकर बाथरूम गई थी। अच्छी तरह मुँह धोकर उसने चादर ली, मोबाइल लेकर बाहर आ गई। तुम कहाँ जा रही हो? सना अंदर आती सोनिया और नाजिया ने हैरत से उसे देखा। मैं घर जा रही हूँ। खैरियत है? हाँ, बेजी का फ़ोन आया, वो घर आ गई हैं, तो मैं अब जा रही हूँ। जाओगी कैसे? नाजिया उसके पीछे आई थी। राइड आ गई है मेरी, अम्मी पापा को बता देना, कहकर वो तेज़ी से निकल गई थी। सारा रास्ता उसने जिस तरह जब्त किया था वही जानती थी। वो घर में दाखिल हुई तो बेजी अपने तख्त पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। उसे देखकर उन्होंने बेसाख्ता अंदाज में खुश होकर बाहें फैलाई थी और उसका सारा जब्त रुखसत हो गया था। वो उनसे लिपट कर रो पड़ी थी और जिस तरह वो बिलक बिलक कर रोई थी, बेजी के लिए उसे संभालना मुश्किल हो गया था। समीना मेरी बच्ची, हुआ क्या है? मेरा दिल घबरा रहा है। गफूर, इमराना ठीक है? वो उसकी पूछ सहला रही थी जो मजबूती से उनसे चिमटी हुई थी। नूरा पानी लाओ, उन्होंने पास खड़ी नूरा से कहा। समीना शाबाश, सीधी और बता मुझे क्या हुआ है? उन्होंने ज़बरदस्ती उसे खुद से अलग किया था, जिसकी अब हिचकी बन गई थी और सुर्ख चेहरा मुकम्मल तौर पर भीगा हुआ था। बेजी वो अटक अटक कर बोली। तलाल, क्या हुआ तलाल को? वो घबरा कर बोली। आपके जाने के बाद तलाल ने मुझे घर से निकल जाने को कहा, अम्मी के घर छोड़ा है मुझे और कहा मुझसे तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं, इसलिए बेजी भी तुम्हारी कुछ नहीं लगती। मुझे थप्पड़ मारा यहाँ, वो बताते हुए फिर फूट फूट कर रो पड़ी। शर्मीना बेगम मुजस्मे की तरह सर पड़ गई थी और अभी भी फ़ोन करके कहा कि वो दूसरी शादी करें और जल्द मुझे तलाक भिजवा देंगे। शर्मीना बेगम का सफ़ेद रंग यखलक सुर्ख हुआ था। नूरा फ़ोन मिलाओ कराची, और नूरा तो पहले ही तैयार बैठी थी। बैल जा रही थी, उसने फ़ोन बेजी को पकड़ा दिया। नूरा खैरियत है बेजी ठीक है? दूसरी तरफ से उसकी परेशान आवाज़ सुनाई दी थी। मैं जो फ़ख्र से कहती थी तलाल अहमद तुम मेरे बेटे हो, आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम्हें पैदा किया। बेजी, वो तड़प कर बोला। उसका पूरा नाम लेना ही उनकी नाराज़गी को जाहिर कर रहा था। नाम मत लो मेरा, मर गई तुम्हारी बेजी। मैंने तुम्हारी ये तरबियत की थी तलाल अहमद कि तुम एक लड़की
लड़की पर हाथ उठाओ, वो भी जो तुम्हारी बीवी है। कि तुम्हारा बाप मुझसे ऐसा सलूक करता था? क्या मैंने तुम्हें ये सिखाया था? भेजी आप मेरी बात तो सुन ले। बात करने के लिए अब कुछ रह गया तलाल? ज़मीना को मैं अपनी बेटी बनाकर लाई थी, किसी बाप के दिल का टुकड़ा थी, जिसके दिल के तुमने टुकड़े टुकड़े किए हैं। अपनी बर्तरी साबित करना चाहते हो, तलाक का हक इस्तेमाल करके औरत को जेर करना चाहते हो तो ठीक है, भेज दो तलाक। पर यह भी याद रखना, माँ भी मर गई तुम्हारी और इस घर के दरवाजे भी बंद हो गए तुम पर। उन्होंने कहकर फ़ोन बंद कर दिया, जबकि ज़मीना के आंसू थम गए थे। वो सहमी नज़रों से बेजी का सुर्ख चेहरा देख रही थी। ऐसी हालत नूरा की थी। ज़मीना ने क्या, नूरा ने सारी उम्र बेजी को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। नूरा का फ़ोन फिर बज उठा था। तलाल भाई, वो हल्का सा मुनमुनाई, फ़ोन मत उठाना, वो उंगली उठाकर बोली। और फिर ज़मीना को देखा जो सहमी आंखें से उन्हें देख रही थी। ना मेरी बच्ची, तू परेशान ना हो, मैं अब जब तक उसे थप्पड़ नहीं मार लेती मुझे भी चैन नहीं आना। नहीं बीजी, वो बेसाख्ता बोली, आप अब उन्हें कुछ मत कहिए। मैंने तो आपको इसलिए बताया था कि आप उन्हें कहिए मुझे माफ़ कर दे। तुमने क्या किया है जो वो माफ़ करेगा? माफ़ी तो उसे मांगनी होगी। नहीं बेजी, मुझे माफ़ी भी नहीं चाहिए, बस उनसे कहिए मुझे तलाक ना दे, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। अब की बार ज़मीना बेगम ने चौंक कर गहरी नज़रों से उसे देखा। तभी राजा अंदर आया। सलाम बेजी, तलाल भाई का फ़ोन है। वो घबराया हुआ था, लगता था डांट पड़ी थी। बंद कर दो और अब उठाना मत। उनके कहने पर वो हॉनको की तरह उन्हें देखने लगा। मुंह क्या देख रहे हो, जाओ जाकर भैंसों का चारा काटो। उनके घसीले अंदाज पर वो गड़बड़ाकर वापस भागा था। बेजी मैं आपके पास सो जाऊं? आवाज़ पर पढ़कर देखा ज़मीना दरवाजे में खड़ी थी। पूछने वाली क्या बात है पुत्री, आ जाओ। उन्होंने उसको जगह दी थी। वो तेज़ी से बेजी के कमरे की तरफ बढ़ा था और आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। बेजी तस्बीह पढ़ रही थी, जबकि वो बाजू उनके गिर्द फैलाए सो रही थी। इस मंजर ने उसे सुकून दिया था। मैंने तुम्हें मना किया था तलाल अहमद यहाँ आने से, उसे देखकर सख्ती से बोली। तो उसने होंठ भेज लिए, जबकि आंखें माँ की बेरुखी पर नम हुई थी। वो चलता हुआ उनके करीब आया और उनके पाँव पकड़कर बैठ गया। मेरा कसूर क्या है? मेरी तरबियत को शर्मिंदा करवाया तुमने। जब मीना ने मुझे बताया कि तुमने उसे थप्पड़ मारा, मुझे यकीन नहीं आया मेरा मुन्ना ऐसा कर सकता है। वो आपको मुझसे ज़्यादा प्यारी हो गई है। कहने के साथ एक नाराज़ नज़र उस पर भी डाली, जो सोते हुए भी नाराज़गी के बावजूद बार बार उसका ध्यान भटका रही थी। हाँ, क्योंकि मैंने उसे अपनी बेटी बनाकर लाई थी और उसने भी माँ समझकर मुझसे शिकायत की है। अगर मेरी बेटी पर कोई हाथ उठाता तो तुम्हें क्या लगता है मैं उसे ऐसे ही छोड़ देती? और आपको क्या लगता है मैंने बगैर वजह हाथ उठाया होगा? जो भी वजह हो तलाल, औरत पर एक मजबूत मर्द हाथ नहीं उठाता। ये बहुत घटिया हरकत थी। भेजी मैं पहले इमरान के एक्सीडेंट की वजह से बहुत परेशान था। रात ही इसने मुझ पर इल्ज़ामों की बारिश कर दी। मैं रात पता नहीं किसके साथ बात अधूरी छोड़कर उसने सर झटका। अगर उसे गलत फहमी हुई थी तो तुम दूर कर सकते थे। क्या हाथ उठाना एक वाहिद हल था? उसने मुझसे कहा कि वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती और तुमने मान लिया? वो उल्टा उसे पूछने लगी। क्योंकि मुझे लगता है वो मेरे साथ खुश नहीं, और ऐसा अब से नहीं पहले दिन से है। वो मेरे लिए आज भी इतनी ही अजनबी है जितनी पहले दिन थी। वो सर झुकाकर हकीकत बता गया था। बेजी एकदम खामोश हो गई थी, जबकि साथ लेटी सब सुनती ज़मीना का दिल उछल कर हलक में आ गया। उसे मुझसे मोहब्बत नहीं। ना मैं ये नहीं मानती मुन्ना, मोहब्बत ना करती तो तुम्हारे यूँ कहने पर रोती तड़पती मेरे पास ना आती और अभी भी नींद में तुम्हें आवाज़ें दे रही थी। ये मोहब्बत नहीं क्या? तलाल ने चौंक कर उसे देखा, जो आंखें खोले एक टिक उसे देख रही थी। तलाल के यूँ देखने पर बेजी ने भी उसकी नज़रों के ताकों में देखा। उठ गई मेरी बेटी। आप पूछे इससे क्या कहा था इसने मुझे? तलाल ने माथे पर बल डालकर उसे देखा। बेजी, वो मज़ीद उनके साथ लगकर हल्की आवाज़ में मुनमुनाए। मुझसे बात करो, वो गुस्से से बोला। मुन्ना, ज़मीना बेगम ने गुस्से से देखा। बेजी, मुझसे गलती हो गई। मुझे सना ने गलत बातें की थी। कहा कि ये उससे प्यार करते हैं और उसे शादी करना चाहते हैं। अभी भी उसके पास सो रहे हैं। ला हौला वला कुव्वत। तलाल बेसाख्ता बोला। सुना आपने? तलाल ने फिर उसकी शिकायत की थी। मुन्ना, उन्होंने उसे टोका। तुम बोलो ज़मीना। और कहा कि वो सिर्फ आपकी वजह से मजबूर है, वरना वो कभी इस रिश्ते को निभाना नहीं चाहते। वो रोहानसी होकर बोली। और तुमने मान लिया? अभी तलाल ने पूछा था। बड़े अफसोस की बात है मुन्ना, मैंने तुमसे पूछ कर ही शादी की थी और शादी के बाद तुम खुश भी थे। माँ के कहने पर वो शर्मिंदगी से नज़रें चुराने लगा। ये मुझे तलाक देने की बात कर रहे हैं? मुन्ना, बेजी का अंदाज मलामती था। उसने नज़रें उठाकर उनकी तरफ देखा तो नज़रें उस पर चार की, जो बेजी के कंधे पर थोड़ी रखे मुस्कुरा रही थी। आप मुझे माफ़ कर दे बेजी। वो उसे इग्नोर करता बेजी की तरफ मतवज्जे हुआ। मुन्ना, जितने तुम मुझे प्यारे हो उतनी मीना भी मुझे प्यारी है। आइंदा मैं ना सुनूं कि तुमने इसे डांटा हो, और हाथ उठाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जी बेजी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। वो सर झुकाकर बोला। और बेटा तुम भी आइंदा ध्यान रखना, मियाँ बीवी में एतमाद का रिश्ता बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें कमी हो तो दूसरे फ़ायदा उठा जाते हैं। अपने मुन्ना के बारे में एक बात फ़ख्र से कह सकती हूँ, वो किरदार का बहुत मजबूत है, इसलिए ये बात तो मैं मान नहीं सकती कि वो तुम्हें धोखा देगा। दूसरा सना ने जो हरकत की है उसे तो मैं देख लूँगी। वो गुस्से से बोली। समझ आई मीना, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए।
जी बेजी, वो ताबेदारी से बोली। मुँह हाथ धोकर तैयार हो जाओ, तब तक मैं नाश्ता लगवाती हूँ। वो कहकर खुद वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी। उनके जाते ही तलाल ने खूंखार नज़रों से उसे देखा, जिसने जल्दी से मुँह रज़ाई के अंदर कर लिया था। उठो, चलो कमरे में, मुझे तुमसे बात करनी है। वो उसकी रज़ाई खींचते हुए बोला। मुझे नहीं करनी, वो अंदर से मनमनाई। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। उसने एक झटके से रज़ाई उसके ऊपर से हटाई थी। वो इसे कुछ बोलती उसने सख्ती से उसका मुँह बंद किया। बड़ा शौक है तुम्हें बेजी को सब बातें बताने का, बड़े दांत निकल रहे थे तुम्हारे मेरी माँ को मेरे खिलाफ भड़काने पर। उसके बाजू की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि वो छुड़वाने के चक्कर में फड़फड़ा कर रह गई थी। कमरे में आकर उसने सबसे पहले दरवाज़ा लॉक किया और फिर उसके चेहरे से हाथ हटाया। अब बोलो, वो उसकी तरफ झुकता हुआ बोला। आई एम सॉरी, वो मुँह बसोर कर बोली। नहीं, आप कोई माफ़ी मांग रही हैं? क्यों माफ़ी मांग रही हैं? सारी खताएं तो मेरे सर हैं, सब खुद करके मेरी माँ की नज़र में मुझे मुजरिम बना दिया। अब के ज़मीना ने सर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। मैं गलत थी, गलत हूँ। आपने मुझे थप्पड़ मारकर बदला पूरा कर लिया, लेकिन आपने तलाक की बात क्यों की? कहते हुए वो बुरी तरह रो पड़ी। एक पल के लिए तलाल चुप का चुप रह गया। कि आपकी नज़र में मेरी इतनी सी भी अहमियत नहीं थी कि मैं आपकी ज़िंदगी में ना रहूँ तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेशक आपको मुझसे मोहब्बत नहीं, लेकिन अब जो रिश्ता जुड़ गया निभाइए इसे, क्योंकि मैं बेजी और आपके बगैर नहीं रह सकती। वो जो उसकी बातें सुन रहा था, आखिरी बात पर मुस्कुरा दिया था। तुम्हें क्यों लगता है मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता? बस पता चल जाता है, उन्होंने रूखे लहजे में बोले। थोड़ा मुझे भी बता दो। आपने कभी मुझे आई लव यू नहीं कहा, कभी मेरी तारीफ़ नहीं की, बस तंज ही करते हैं। अगर मैं आई लव यू कह देता तो मतलब मुझे मोहब्बत है, वो सर हिलाते हुए बोला। बिल्कुल, आई लव यू। ज़मीना ने हैरत से उसे देखा। ऐसे थोड़ी कहते हैं। वो खुश नहीं हुई थी। उफ यार, कैसी लड़की हो, पहले खुद तरीका बताती हो, फिर खुद ही रिजेक्ट कर देती हो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। जब तुम मुझसे दूर जाने की बात करती हो तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। ये बात ज़मीना के सर से गुजर गई थी। मुझे बेशक बहुत गुस्सा आया था, लेकिन बात वहीं ख़त्म हो जाती। लेकिन तुमने रिश्ता ख़त्म करने की बात की तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मेरे मुँह से भी गलत लफ्ज़ निकल गए, वरना मैं तुम्हें छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो आप सिर्फ मुझे धमकी दे रहे थे? इतनी सारी बातों में से तुम्हें बस यही बात समझ में आई है? तलाल ने माथे पर बल डालकर उसे देखा। नहीं, और भी आई हैं क्या? वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, वो उसकी तरफ देखते हुए बोली। मैंने तो इजहार कर दिया, लेकिन तुमने अभी भी नहीं किया। ज़मीना ने सर उठाकर उसे देखा। मेरी ज़िंदगी का हासिल हैं आप, उसने कहकर सर उसके सीने पर रख दिया था और इस इजहार पर उसकी रूह तक सरशार हो गई थी। तो ये थी इसकी लास्ट एपिसोड। होप सो कि आप लोगों को पसंद आया होगा ये नावल। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मुझे पसंद भी आया है। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर नमल नावल आप लोग सुनना चाहते हैं तो उसकी वोटिंग करें, नहीं सुनना चाहते तब भी वोटिंग करें, ताकि पता तो चले कितने लोग इसके अगेंस्ट हैं और कितने लोग इसके हक़ में हैं। तो आप लोग ज़रूर जाकर कीजिए वोटिंग। और इसके अलावा जो मेरा दूसरा चैनल है नॉवेल्स फॉरएवर PDF चैनल, आप लोग इस नाम को लिखकर सर्च करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा मेरा चैनल। तो वहाँ पर जाकर आप लोग उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द मैं महागुल का नावल अपलोड करने वाली हूँ। राज तेरी आंखें सीज़न 2, राज आंखें तेरी, सॉरी मैं हमेशा भूल जाती हूँ इसको कैसे बोलना है, मुझे वो याद नहीं रहता। तो राज आंखें तेरी नावल उसका सीज़न 2 मैंने स्टार्ट करना है। बहुत सारे लोगों ने मेरे चैनल पर उसका सीज़न 1 सुना है, तो उसका सीज़न 2 आप लोगों को दूसरे चैनल पर मिलेगा। और बाकी एक दिन रहता है इस नावल, मतलब एक दिन रहता है नमल नावल के लिए वोटिंग करने का। तो आप लोग जल्दी से जाइए और वोटिंग करें और मुझे बताइएगा कि ये वाला नावल आप लोगों को कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और अच्छे से नावल के साथ। अल्लाह हाफिज़।